गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप सो आप सभी अपने घर में हेल्दी और वेल्दी रहे हमेशा। तो गुड हम लोग, इवनिंग। अब आप सुनिए ध्यान से कि जितनी भी ब्रांचेस है एस्ट्रोलॉजी की, और उनमें मेजर डिफरेंस क्या है और क्यों जरूरी है वो चीजें पढ़नी। सबसे पहले अगर हम वैदिक की बात करें ना, तो वैदिक को जननी बोलते हैं ना, सबकी मदर है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जिसे पराशर हो रहा कहते हैं हम लोग। तो पराशरी के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। स्टार्ट जो है हमारा, समझ लो उद्गम जो है एस्ट्रोलॉजी का, वो वैदिक ही है। चाहे हम जो मर्जी सीख लें उसके ऊपर। अब वैदिक का क्या होता है कि वैदिक जो है वो इतनी वास्ट लेवल पे है, इतनी बड़ी लेवल पे, कह लो कि एक समुद्र है जिसमें से जितना पानी निकालो वो कम है। जितना भी निकालोगे आपको लगेगा अभी वापस और पड़ा है, जितना सीखोगे आपको लगेगा वापस और पड़ा है। अब होता क्या है कि सबने धीरे धीरे कालांतर में, समय के अकॉर्डिंग, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 80 साल पहले, 90 साल पहले, सबने किसी ना किसी चीज पर एक स्पेसिफिकेशन जो है वो करनी शुरू की। जैसे शुरू से ये आज की नहीं है, हजारों साल पहले भी, जब कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने भी जब इस चीज को, ऋषि पराशर ने, फिर ऋषि भृगु ने अपनी पद्धति बनाई। उसके बाद नंदी जो भगवान शिव के बैल थे, जिनको बैल के रूप में हम लोग पूजते हैं, उनको एक ये उनकी अपनी एक तरीका था। तो ज्योतिष का जो है ना, हर तरीके से सबने अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन दी। अब जब हम लोग अभी इन प्रेजेंट में बात करें, पिछले 100 साल के आसपास की बात करें अगर, तो इसमें ना इसको बहुत ही इजी करने की कोशिश की गई। और लोगों ने जो है ना बहुत ही ज्यादा, समझ लो कि इस पे रिसर्च की। रिसर्च इन द सेंस कि जैसे अब हम सबसे पहले केपी एस्ट्रोलॉजी की बात कर ले, कृष्णमूर्ति पद्धति की जिसको हम बात करते हैं। अब इसमें सारा खेल किसका है? नक्षत्रों का खेल है और उप नक्षत्र का खेल है। सिर्फ दो चीजें हैं इसमें मेन इंपॉर्टेंट, क्या है? नक्षत्र और उप नक्षत्र। दो चीजों के ऊपर पूरी की पूरी जो केपी एस्ट्रोलॉजी है वो खड़ी है। और उन्होंने जो इस पे रिसर्च की, कृष्णमूर्ति जी ने, उनका कहना है कि कोई भी प्लेनेट, चाहे वो महादशा में हो, अंतरदशा में हो, पर्यंतर में हो, आपके चार्ट में कोई भी 9 प्लैनेट्स जो लगन में बैठे हैं, असल में वो खुद काम नहीं कर रहे होते। उनके जो नक्षत्र हैं, उनके जो उप नक्षत्र हैं, असल में वो रिजल्ट दे रहे होते हैं। अब ये उनकी बहुत बड़ी रिसर्च थी, जो इतनी ज्यादा कामयाब है, जो इतनी ज्यादा ऑथेंटिक है कि जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। अभी आपको मैं बताऊं, वैदिक पढ़ने वाले 4 लोग आपस में भिड़ सकते हैं। ठीक है, किसी टॉपिक को लेकर भिड़ सकते हैं कि इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी करने वाले लोग कभी भी आपस में एक दूसरे की बात को डिनाई नहीं करते। कारण क्या है? कि एक फिक्स रूल है, उसी पर ये लोग चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी प्रिडिक्शन ये निकालते हैं। अब हम लोगों ने रेड बुक की बात करें, सारी जो केपी एस्ट्रोलॉजी वो किस पर खड़ी है? नक्षत्र और उप नक्षत्र पर। 5 या 6, मुश्किल से आप 7 लगा लीजिए। 7 जो थंब रूल्स हैं वो सारे केपी एस्ट्रोलॉजी के हैं, जिनको आप जानकर, थोड़ी प्रैक्टिस करके, आप अप टू द मार्क प्रिडिक्शन कर सकते हो, अप टू द मार्क। ठीक है। अब जो हमारी रेड बुक है वो किस पर चलती है? वो चलती है हमारी कालपुरुष कुंडली पर। हालांकि वैदिक में कहा जाता है कि सबसे पहले आपको कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ही हमेशा प्रिडिक्शन करनी चाहिए, फिर उसमें राशियां ऐड करनी चाहिए, फिर प्लैनेट के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन करनी चाहिए, उसके बाद एस्पेक्ट हो गए। लेकिन केपी वालों ने बोला अब ये सब चीजें छोड़ो, आप इनके नक्षत्रों को चेक करो, वो कौन से प्लैनेट है, वो प्लैनेट बताएंगे असल में कि ये प्लैनेट क्या खेल खेल रहा है आपकी कुंडली में। जो आप सूर्य नीच का लेकर बैठे हो, मान लो किसी का सूर्य नीच का है, राइट? अब सूर्य नीच को देख देख के बंदा सारी उम्र जो है टेंशन में काटेगा कि मेरा तो सूर्य नीच का है, मुझे तो ये नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर चेक करो तो उसको सब कुछ मिल रहा होता है। बंदा गवर्नमेंट जॉब में, हाई स्टैंडर्ड जॉब में होता है, पिता अथॉरिटी वाले होते हैं, ठीक है, चारों तरफ बंगले गाड़ियां होती है सरकारी। वो क्यों हुआ? क्योंकि सूर्य का जो नक्षत्र लॉर्ड बना होगा, जो प्लेनेट
वो जाकर किसी ऐसी जगह पर बैठ गया है जिसने वहां पे उस पर्सन को सब कुछ देने का प्रॉमिस कर दिया है। दैट्स ओके। ये ब्यूटी है इसकी कि आप ऊपर से प्लैनेट को देखकर कभी भी अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये क्या खेल खेलने वाला है आपके साथ। इसके बाद रेड बुक की बात आती है, तो रेड बुक में बड़ी अच्छी चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। सिंपल सिंपल चीज है कि कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ आप खाली हाउस समझो, आप अपनी कुंडली को कोई नंबर मत दो, सीधा सीधा उसमें प्लैनेट आप लिख दो। ठीक है। अब आपने वो प्लैनेट लिख दिए हैं, अब आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी जानकारी होनी चाहिए कि फर्स्ट हाउस कौन सा है, वो किस राशि का है। ठीक है, एरीज का है, जैसे सेकंड हाउस टॉरस का है, थर्ड हाउस मिथुन का है। आपको सिर्फ इन प्लैनेट इन हाउसेस की जानकारी जो है वो होनी चाहिए हमेशा। बस इतना सा अगर आपको पता है तो आप रेड बुक जो है वो बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब रेड बुक की जो खासियत है वो सारी की सारी टिकी हुई है एक चीज पर, वो है काल पुरुष कुंडली। बार बार उसमें बोला जाता है, उन उसमें नक्षत्र और राशियां। अब ये वर्ड यहाँ पे गलत है देखा जाए तो, नक्षत्र और राशियां वो कहते हैं छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। राशियां भी यूज हो रही हैं, नक्षत्र भी यूज हो रहे हैं, सब कुछ यूज हो रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है कि वो इनर वे में कैसे यूज हो रहे हैं। हमारे वैदिक के जो है एस्पेक्ट भी उसमें लग रहे हैं, हमारे भृगु नंदी के जो रूल है वो भी उसमें अप्लाई हो रहे हैं, बड़े आराम से होते हैं। सिर्फ हमें पता नहीं है, हमने सिर्फ उस पर रिसर्च नहीं की है। अब वो कैसे होता है, वो जो रेड बुक पढ़ेंगे, मैंने हालांकि एग्जांपल्स में बताया है कि एक कॉन्सेप्ट है इसमें सांझी दीवार का। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सांझी दीवार, और ये इतना ब्यूटीफुल जो है कॉन्सेप्ट है, इतना ब्यूटीफुल रूल है इसका कि साझी दीवार में अगर दोस्त दोस्त बैठे हैं तो वो आपस में मिल जाएंगे, और अगर दुश्मन बैठे हैं तो आपस में नहीं मिलेंगे। तो आप ये समझिए कि अगर पांचवें और छठे घर में चंद्रमा और सूर्य बैठे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। उनके बीच का जो 5 और 6 के बीच की जो लाइन है वो मिट गई है, समझ लो 5 और 6 इकट्ठा ही काम कर रहा है। आपके पास एक बड़ा खाना आ गया है। अब ये रूल कहाँ से आया? ये रूल भृगुनंदी का है कि आपका 2 और 12 जो प्लेनेट होता है, सेकंड और ट्वेल्थ का जो प्लेनेट होता है, वो आपके बीच वाले प्लेनेट को पूरी की पूरी सपोर्ट करता है। अब यही चीज आप 6 और 7 में लगा लो कि 6 में कोई प्लेनेट बैठा है, 7 में कोई प्लेनेट बैठा है, दोनों ही आपस में क्या है, दोस्त है। ठीक है। अब क्या होगा कि अब ये दोनों दोस्त 6 और 7 में बीच की लाइन मिटा देंगे, ये दोनों इकट्ठे काम करना शुरू कर देंगे। आप कहोगे कि नहीं नहीं, एक तो 6 में बैठा है, एक 7 में, आप उसी तरीके से प्रिडिक्शन करते ही रह जाओगे। तो ये रूल जो है मैंने मैच किया कि ये भृगुनंदी से बहुत अच्छे से मिलता है, क्योंकि उसमें 212 का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम टू सेम हमारी साझी दीवार जो रेड बुक में हम पढ़ते हैं वही चीज है। ये चीजों ने पहुंचना वहीं पे है, रिजल्ट ने पहुंचना वहीं पे है। किसी ने समझ लो कि वाया गुड़गांव होके जाना है, किसी ने वाया नोएडा होके जाना है, किसी ने फरीदाबाद से जाना है, किसी ने गाजियाबाद से जाना है। पहुंचना सबने एयरपोर्ट में ही है सब। ठीक है। तो डेस्टिनेशन जो है वो सबकी एक ही रहेगी। रेड बुक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, वो मैं क्यों कहती हूँ कि असल में उसकी जो स्पेसिफिक जो उसकी प्लैनेट्स की रेमेडीज, और दूसरी बात इसकी जो प्रिडिक्शन है वो अप टू द मार्क है। उन्होंने कहा कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, आपको अपना प्लैनेट देखना है, उसकी जो है बीटीआर करनी है। जैसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि आपको किसी भी हाउस का सब लॉर्ड चेक करने से पहले, उपनक्षत्र चेक करने से पहले, आपको उस पर्सन का जो फर्स्ट हाउस यानी लगन का बीटीआर कर लेना चाहिए। ठीक है। जब आप आगे बीटीआर पढ़ोगे मेरे साथ तो आपको पता चल जाएगा। तो सेम टू सेम यहाँ भी जो निशानियां या प्रिडिक्शन जो प्लेनेट की दी गई हैं, हाउसेस की दी गई हैं, वो क्यों दी गई हैं कि सबसे पहले आपको अपना जो टेवा है वो आपको दुरुस्त करना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। बहुत बार ऐसा होगा कि वो पर्सन कहेगा कि मेरा जुपिटर जो है वो 12th हाउस में है, राइट। अब 12th हाउस में जुपिटर होगा तो उसको 12th हाउस के जुपिटर की निशानियां नहीं मिलेंगी,
उसको हो सकता है पहले घर के जुपिटर की निशानियां मिल जाएं। तो जब आप उसको निशानी पूछते हो कि आपके घर में ऐसा ऐसा कुछ है, तो आप देखोगे कि वो ये चीजें जो है बिल्कुल फिक्स तौर पे बताई गई हैं। इसमें कोई इफ एंड बट वाली चीजें नहीं है। आपको सिर्फ प्लेनेट देखना है, उसकी प्रेडिक्शन आपको पता होनी चाहिए। आपने सामने क्लाइंट से पूछना है, वो हाँ कहेगा तो हाँ, ना कहेगा तो ना। इसमें कुछ भी रोल प्ले नहीं करना है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। दूसरा क्या है कि इसकी एस्पेक्ट जो है, केपी के एस्पेक्ट, केपी में जो हम कुंडली देखते हैं और जो हम वैदिक में देखते हैं, दोनों में तकरीबन शनि की, जुपिटर की और राहु केतु की सारे के सारे एस्पेक्ट सेम ही है। सिर्फ हमारे भृगुनंदी में एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं, हमारे केपी सॉरी रेड बुक में एस्पेक्ट चेंज हो जाते हैं। रेड बुक में मुश्किल से 7 या 8 एस्पेक्ट है। उसके अलावा बाकी एस्पेक्ट जो, और वैसे भी अगर अब मैं कहूं आपको कि किसी के चाहे 20 एस्पेक्ट ही क्यों ना हो, किसी एस्ट्रोलॉजी में 20 एस्पेक्ट भी क्यों ना हो प्लैनेट्स के, तो सारे के सारे तो एक साथ लगेंगे नहीं कि हम कहें कि सारे एक दूसरे को इधर उधर से देखना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मेनली अगर मैं आपको बोलूं तो रेड बुक जो है वो आपकी कालपुरुष पे चलती है, उसकी जो राशियां हैं उसके अकॉर्डिंग चलती है। उसके अलावा उसमें और कुछ भी नहीं होता है। सब प्लैनेट्स के फिक्स एंड फाइनल रूल है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं कि अगर सूर्य चंद्रमा को इस तरह बोला गया है तो बोला ही जाएगा। आप नहीं कह सकते कि इसको कि मैम इसको ऐसे नहीं ऐसे बदल के देख सकते हैं। बाकी सब में बदल सकते हैं लेकिन इसमें नहीं बदल सकते। जैसे भृगु नंदी के भी जो फिक्स रूल है वो फिक्स ही है, उसको आप बदल नहीं सकते। ठीक है, तो सबके अपने अपने फिक्स रूल है। सो आई होप सो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा कि क्या है। इसके बाद आज मैं आपको जो फर्स्ट क्लास आप लोगों को देना है मेरे को, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, बाकी जब कोई और क्लास होगी तो और किसी की बात करेंगे। अभी मेरा स्वभाव है कि जब कोई जिस भी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे तो फिर कंप्लीट ही पढ़ेंगे, उसमें इफ एंड बट वाला नहीं। अब थोड़ी देर के लिए आपने सब कुछ भूल जाना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दो। केपी एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले आपको अपने चार्ट में जो प्लेनेट है, सबसे पहले जो प्लेनेट लिखा हुआ है किसी भी हाउस में, कोई भी XYZ, राइट। अभी मैं बना के भी दिखा दूंगी आपको, जस्ट पहले सुनिए। वो प्लेनेट जो है आपकी समस्या का कारण बनता है, आपकी समस्या का कारण बनेगा वो प्लेनेट। मान लीजिए कि जुपिटर आपका सेकंड हाउस में बैठा है, वो क्या बताएगा? सेकंड हाउस में आने वाली समस्या का कारण जुपिटर बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स, या वो रास्ता कि प्रॉब्लम आनी कहां से है, तो जुपिटर के थ्रू आनी है। सेकंड लेवल, इनका कहना है कि प्लैनेट जो है वो समस्या ला तो सकता है, दिखा भी सकता है, बता भी सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है उस जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड बताएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका जुपिटर सेकंड हाउस में नीच का बैठा हुआ है। ठीक, नीच का आई होप सो पता होगा सबको, नहीं पता है तो कोई नहीं, पढ़ लेंगे, अभी मैं बताऊंगी जब हम जाएंगे इस पे। तो जब आप देखोगे कि वो नीच का बैठा है लेकिन उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जाके आपका 9th हाउस में बैठ गया, अच्छे घर में बैठ गया, जुपिटर के ही घर में बैठ गया। तो अब ये नीच का जुपिटर भी उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। इसके बाद थर्ड लेवल पे उन्होंने बोला कि रिजल्ट तो बता दिया नक्षत्र लॉर्ड ने कि ये वाला रिजल्ट आएगा जी, अच्छा आएगा। अब वो कितना अच्छा आएगा, कितना अच्छा आएगा, वो कंफर्मेशन कहाँ से होगी, और ये अच्छा आएगा भी या नहीं आएगा, ये कंफर्मेशन कहाँ से होगी। तो उन्होंने तीसरा पत्ता खोला यहाँ पे कि आपको फिर जो नक्षत्र लॉर्ड का उप नक्षत्र लॉर्ड होगा वो आपको बता देगा कि आपकी समस्या का हल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम किसी की कुंडली जो है अभी उठाएंगे।
अभी मैं आपको एग्जाम्पल पे लगा के दिखाऊंगी अभी, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। आप लोग अपनी अपनी कुंडली जो है, किसी का रेंडमली मैं ले लूंगी, लेकिन अपनी अपनी कुंडली जो है वो सामने केपी चार्ट, जो केपी ज्योतिष वाली है, वो निकाल के रखना। किसी की भी मैं एक दो जनों की उठा के आपको बता दूंगी। अब दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है जी, एक सेकंड मैं ना ऑन कर ही लेती हूँ, क्योंकि काफी जो है कंफ्यूजन जो है वो हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि, मुझे क्वेश्चन पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर करके चलती हूँ। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। अभी हम साथ के साथ रूल क्लियर करते चलेंगे, ताकि आगे आपको जल्दी से जल्दी प्रोडिक्शन करनी आए, और जल्दी से जल्दी आप लोग उसको सीखो। क्योंकि मुझे जो है ना, कोई चीज लटकाने का शौक नहीं है कि मैं उस चीज को 6 महीने लटका दूं, 2 महीने लटका दूं। मुझे खुद होता है कि जल्दी से जल्दी आप लोग सीख पाए और अपनी समस्या का हल कर पाए। ठीक है? 6 महीने मेरे साथ ही फंसे रहोगे तो आगे काम क्या करोगे फिर आप? दिख रहा है सबको? एक थम्स अप दो जरा। चलो ठीक। अब देखो, एक कुंडली उठाते हैं हम लोग, साथ के साथ जो है हल करेंगे इनका, जो भी करना है हमें। कहाँ गया? अभी हैंड रेज मत करिए कुछ भी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट पे लिख दो। हरीश जी बताइए, क्या हुआ? अनम्यूट करिए। कुंडली की लीक कर रहा था मैं, हाँ, लीजिए मैं चार्ट। अभी 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 2 मिनट रुकिए, पहले फर्स्ट रूल जो है वो क्लियर करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ठीक। क्योंकि काफी लोग नए हैं ना, तो ज्वाइन करना है अगर किसी को, तो फिर वो कैसे करेंगे? हम्म। तो अब फर्स्ट जो हम लोग लगाएंगे कि फर्स्ट रूल जो हमने पढ़ा है, आप सभी को ये साथ के साथ क्लियर करते चलते हैं कि हम लोग पहला स्टेप ही, अगर आपका बेस जो है फर्स्ट, अगर टॉपिक ही आपको नॉन क्लियर हुआ ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है आगे जाने का। चलो, अब मैंने आपको रूल क्या समझाया कि मान लीजिए किसी का 9 नंबर का लगन है यहाँ पे। ठीक है? 9 नंबर का लगन है, और उस बंदे का जुपिटर जो है वो यहाँ बैठा हुआ है। अब देखने में आप क्या बोलोगे कि भाई ये तो नीच का हो गया।
यही बोलोगे फर्स्ट देखते ही। बट होगा क्या यहाँ पे, जब आप आगे मैं आपको चार्ट शेयर करूंगी, आप लोग देखना, प्लैनेट लिखा होगा यहाँ पे पीएल, उसके बाद उसका नक्षत्र लॉर्ड लिखा होगा, फिर उसके बाद उसका सब लॉर्ड लिखा होगा। तो अब आप देखो कि जुपिटर का, समझ लीजिए कि नक्षत्र लॉर्ड है वो सूर्य बनकर बैठा है, और सूर्य उसका बैठ गया जाके कहाँ पे, 9th हाउस में, राइट। अब होगा क्या कि अब उस पर्सन का जो ये डेबिलिटेड जुपिटर है, ये प्रॉब्लम तो दे रहा होगा, प्रॉब्लम देगा, क्योंकि वो नीच का है, इतना तो उसने स्पेसिफिक बता दिया। लेकिन उसका जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड जब सन जो है वो 5th में जाकर बैठ गया, तो वो किस राशि में बैठ गया है, अपनी राशि में ही बैठ गया ना जाके, स्वराशि का ही हो गया ना। ठीक है। अब होगा क्या कि उल्टा इसको ये जुपिटर बहुत अच्छा राइज देने वाला है। जब भी इस पर्सन की जुपिटर की महादशा आएगी, तो इसको बहुत अच्छा राइज मिलने वाला है, बिकॉज कि वो सूर्य उसका नक्षत्र 5th में स्वराशि का होकर बैठा हुआ है। नेक्स्ट, जब हम सब लॉर्ड की बात करेंगे, तो वो समझ लीजिए किसी का फॉर एग्जाम्पल मून है, तो अब हमें इसने क्या बताया है, इसने बताया हमें सोर्स, सोर्स या फिर कह लीजिए कि जड़ बताई है कि ये प्रॉब्लम की जड़ है, और उसका नतीजा जो है वो ये बता रहा है कि ऐसा आएगा। अब वो नतीजा कितना खराब आएगा, कितना अच्छा आएगा, वो उसका क्लैरिफिकेशन करेगा मून। अब ये मून जाकर मान लीजिए 4th हाउस में बैठ गया 12 नंबर साइन में, अभी क्या बोलेंगे कि जब इसकी ये दशा आएगी, ठीक है, राइज तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ हो सकता है बीमारी मिल जाए, खर्चा मिल जाए, हॉस्पिटलाइजेशन मिल जाए, कोई लिटिगेशन मिल जाए, या विदेश मिल जाए। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है सभी को। अब अगले स्टेप पे चलेंगे। यहां तक क्लियर है ना सभी को। हाँ जी हरीश जी बताइए। मैम, तो फोर्थ हाउस में मून का तो अपना घर है वैसे। पर और राशि देखेंगे ना मीन राशि, यहाँ मीन पे। राशि में लिटिगेशन कैसे देखेंगे? लिटिगेशन इसलिए देखेंगे क्योंकि 12 नंबर साइन कोर्ट कचहरी को भी दिखाता है। ओके, तो साइन को भी उस तरह से देखेंगे और यस, दोनों ही। तो ठीक। फिर तो प्रिडिक्शन अप टू द मार्क हो जाएगी। जब देखिए हम। आप जब आप हाउस को कंसीडर कर लो, सबसे पहले आप कहते हो ना, कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम आप इतनी अच्छी प्रिडिक्शन कैसे कर लेते हो, एकदम जड़ पे कैसे पहुंचते हो। उसका कारण जो है वो रेड बुक है। मैं कोई भी चार्ट सबसे पहले उसके हाउस से ही देखती हूँ, कोई भी प्लैनेट देखती हूँ वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो है फिर मैं राशि ऐड करती हूँ, और उसके बाद ही मैं जाके बाकी चीजें, नक्षत्र, ये सब चीजें निकाल के सामने लेकर आती हूँ। आपको इतनी अच्छी प्रिडिक्शन मिलेगी कि आप कुछ ही दिनों में एक्सपर्ट हो सकते हो। अच्छा चलिए, आप बताइए हरीश जी, अपना चार्ट आपके पास केपी एस्ट्रोलॉजी का खुला हुआ है। अच्छा, आप में से हाँ जी। कितने लोग हैं जिनको केपी एस्ट्रोलॉजी का चार्ट नहीं पता है, प्लीज जरा बताइए मेरे को। जिनको नहीं आता बनाना वो जरा बताइए मेरे को, या फिर जिनको एस्ट्रोसेज में देखना नहीं आ रहा वो बता दीजिए। कोई है महान? पुरुषोत्तम जी आप ही निकल आए महान। एस्ट्रोसेज में पता लग जाता है किस तरह से चलो दोनों चार्ट आ जाते हैं। अच्छा चलो, पुरुषोत्तम जी आपको एस्ट्रोसेज पे जाना है, खोलिए कुंडली, साथ के साथ क्लियर कर लेते हैं ना, फिर क्लास लेने का फायदा क्या हुआ, फिर उलझे रहोगे, फटाफट खोलो। एस्ट्रोसेज में जहां पे 3 बिंदु लगे हुए हैं, 3 लाइनें लगी हुई हैं ऐसे, उसको क्लिक करो, उसमें लिखा आएगा केपी ज्योतिष, उसको क्लिक कर दो। मिला?
ओपन करिए जरा, अनम्यूट करिए फटाफट, मैं फिर फटाफट आगे चलूं। पुरुषोत्तम जी अनम्यूट करिए। खुला नहीं है आपका। चलिए हरीश जी, जब तक आप बताइए तब तक वो खोलते हैं अपना। मैम मेरी एक्चुअली, हाँ हाँ जी। केपी तो हमने निकाल लिया मैम। ये मुझे लॉर्ड वॉर्ड नहीं समझ आ रहे, कप्स लॉर्ड और ये। हाँ मैं अभी बताती हूँ आपको, रुकिए। अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, अब उस पे ही चलेंगे हम लोग। तो अब आप देखिए कि हरीश जी जरा बोलिए, आप अपना हाँ, पीएल का एक लाइन आपकी जब केपी चार्ट खोलोगे, उसमें आप स्क्रॉल करिए, तीसरा पेज है या चौथा पेज है, चेक करिए। जहां पे लिखा हाँ, होगा पीएल यानी प्लैनेट, उसके बाद क्या लिखा है? प्लैनेट्स हो गए। एक तो होता है भाव वाले कि फर्स्ट भाव, सेकंड भाव, थर्ड भाव। नहीं और वो एक नहीं, होता है वो जिसमें नहीं। प्लैनेट्स वाला हाँ होता है। प्लैनेट वाला खोलिए। प्लैनेट्स वाला क्या क्या? हाउस लिखा है मैम, हाउस। नहीं हाउस एस वाला एल। नहीं, हाउस वाला नहीं, प्लैनेट वाला खोलिए जहां 9 प्लैनेट्स लिखे हुए हैं और उनके नक्षत्र लॉर्ड लिखे हैं, फिर उप नक्षत्र लिखिए। मैं आपको खोल के बताती हूँ कौन सा पेज होगा वो। मैम हमें तो फोन में ही आपसे क्लास हाँ ले जी, रहे हैं, तो फोन में हटाना हाँ जी, पड़ेगा आपको ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब बाद में देख लेना, क्लास तो मिलेगी आपको। देखो मैं आपको बताती हूँ हाँ अभी, जी। जैसे हाँ, फॉर खोल दिया मैंने। एग्जाम्पल, एक सबको मैं बता दूं। आप जब लगन चार्ट खोलोगे उसको बैक कर लेना, एक पेज पीछे बैक कर लेना, केपी सिस्टम लिखा आ जाएगा ऊपर या केपी ज्योतिष लिखा आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना है। तो आपके पास आएगा केपी चार्ट। तो कष्ट कुंडली आ जाएगी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कस्प कुंडली या फिर केपी चार्ट। एक ही बात है, ध्यान रखना, कस्प चार्ट और केपी चार्ट एक ही है। अब इन दोनों को क्या डिफरेंस है आपके केपी चार्ट में और लगन चार्ट में, वो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। ये समझ लीजिए आपका लगन चार्ट है और ये हम कस्प चार्ट बनाएंगे। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि तभी आप अगले स्टेप पे आप जा पाओगे। ठीक है, अब आप देखो किस नंबर का लगन है सर आपका? मेरा तुला लग्न है। 7 नंबर का। 8, हम्म, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, प्लेनेट हम्म। बताइए। जो लगन कुंडली है मेरी, उसमें है मेरे थर्ड हाउस में शनि और हम्म। गुरु। शनि और गुरु, ठीक है। और फोर्थ में है सूर्य। ठीक है। फिफ्थ में है बुध और केतु। ठीक है। सिक्स्थ में है शुक्र। ठीक है। और थर्ड नाइन्थ हाउस में है मंगल। हम्म। 10th हाउस में चंद्रमा। हम्म। और 11th में राहु। ठीक है, अब आप, ये मेरी जन्म कुंडली है। ये आपका लगन चार्ट हो गया। सबसे पहले जो आपको हाँ। फर्स्ट पेज पे दिखेगा उसको बोलते हैं हम लोग लगन चार्ट। क्या बोलते हैं? लगन चार्ट। अब ये जो केपी चार्ट है, ये क्या काम करता है, अब ये समझिए आप कि केपी चार्ट में बताइए आपके प्लैनेट। इसमें राशि तो वही है, सब जगह हाँ सेम है। ठीक है। अब थर्ड थर्ड हाउस में है मेरा गुरु और शनि, यानी कि थर्ड में गुरु और हाँ शनि, जी, हाँ ठीक जी। है, सेम वही जगह फोर्थ पे है। हाउस में, हाँ, फोर्थ हाउस में आ गया सूर्य और बुध। सूर्य और बुध फोर्थ हाउस में आ गया। और फिफ्थ हाउस में आ गए शुक्र और केतु। फिफ्थ हाउस में शुक्र और केतु। वीनस और केतु, ठीक है। हम्म, और मंगल नाइन्थ में ही है। मंगल नाइन्थ में ही है। चंद्रमा दशम में। और राहु 11वें राहु में। 11 में ही है। अब देखो, दोनों में डिफरेंस है। अब ये दोनों में डिफरेंस देखो, जिसकी वजह से हमें असल में एग्जैक्ट पोजीशन पता चलती है। केपी चार्ट में उनका कहना है कि असल में हमारी जो अर्थ है ना, जो हमारी, वैसे हम लोग क्या देखते हैं, अर्थ क्या है, गोल है ना, गोल है ना। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग वो लोग कहते हैं कि ये गोल ना हो करके ये
एग शेप में है। अब उनका कहना है कि अगर हम इसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे 12 हिस्सों में, अगर इस गोले को जोडियक में 12 में डिवाइड करेंगे तो इक्वल पार्ट आएंगे ना सबके, आएंगे। और यदि हम इसी एग को हम बांटेंगे 12 हिस्सों में, तो क्या आपको लगता है कि सारे बराबर आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। कोई हिस्सा छोटा आएगा, कोई चौड़ा आएगा, कोई कम आएगा, है ना, नेचुरल है। अब उनका कहना है कि जब हम अपने जोडियक को इस तरह स्ट्रेच करते हैं, जब इसको स्ट्रेच करते हैं जोडियक को, तो आपके प्लैनेट जो इस हाउस में नजर आ रहे थे, जो अभी इस हाउस में नजर आ रहे थे, वो स्ट्रेच होकर यहां ना होकर पीछे नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके पीछे पूरा मैथमेटिक्स है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती क्योंकि नए लोग हैं तो उलझ जाएंगे वो उस चीज में। आप लोग कहोगे तो मैं मैथमेटिक भी करवा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन ये कस्प चार्ट कैसे बना है उसका मैं बता रही हूँ। ये हमारा स्ट्रेचिंग कुंडली है। ये क्या है? हमारी स्ट्रेचिंग कुंडली है। और ये हमारी फिक्स कुंडली है। ठीक है। अब ये स्ट्रेचिंग कुंडली का फायदा बहुत ज्यादा है। वो कहते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आपका चंद्रमा अगर 10वें घर में बैठा है तो वो जब स्ट्रेच होके कुंडली बनेगी, केपी चार्ट बनेगा, वो 10वें में ही होगा। वो कहते हैं ये 10वें में, 11वें में भी जा सकता है, 8वें में भी आ सकता है, ये एक दो घर पीछे आगे चले जाएंगे। जैसे कि आप अपनी अपनी कुंडली में देख सकते हो सभी लोग, बहुत रेयर लोग, बहुत मतलब 20% लोग होंगे जिनका स्ट्रेचिंग कुंडली में या केपी कुंडली में ग्रह इधर उधर ना मूव हो। वरना 80% लोगों के अपने प्लैनेट्स जो हैं वो लगन चार्ट से हटकर केपी चार्ट में कहीं और जाकर मूव हो जाते हैं। कारण क्या है? यही जो शेप इन्होंने बताई है कि स्ट्रेचिंग कुंडली के हिसाब से अपनी प्रिडिक्शन प्लैनेट की करनी चाहिए। अब दूसरी बात, जैसे इन्होंने हरीश जी का है सैटर्न और जुपिटर इनका थर्ड हाउस में है, इनका वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ वो हाउस। सन, मरकरी, केतु, ये अलग अलग हाउसेस में थे, लेकिन केपी चार्ट में क्या हुआ कि वो दोनों जाकर कहाँ बैठ गए हैं? फोर्थ हाउस में इकट्ठे होकर बैठ गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका सूर्य फोर्थ का रिजल्ट दे ही रहा है, लेकिन सूर्य के साथ साथ फोर्थ का रिजल्ट बुध भी दे रहा खुद है। भी दे रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि क्या आपके फादर या आप गवर्नमेंट से क्या लेना देना है? हम दोनों पीएसयू से रिटायर हुए हैं। गवर्नमेंट जॉब में थे? नेशनल फर्टिलाइजर मिशन, सेमी गवर्नमेंट जॉब। समझ आ गई आपको, जो भी है मतलब। अब वो सेमी गवर्नमेंट क्यों हुई, उसके भी बहुत सारे रीजन है कि सेमी गवर्नमेंट क्यों हुई। ठीक है, उसका भी मैं पीएसयू आपको, बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट। हाँ समझ गई मैं। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ पे सन को अकेले देखकर आप पता नहीं लगा सकते कि बंदे की गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन जैसे ही मरकरी आएगा ना साथ में, तो जिनका भी सन मरकरी है, जिनका भी सन प्लस मरकरी है, और पीछे उनके पिछले हाउस में सैटर्न आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब कंफर्म है। ठीक है, इसीलिए मैंने देखते बोला। क्यों? क्योंकि क्योंकि जो आपस में ये जो हाउसेस हैं, ये प्लैनेट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे को इम्पैक्ट करते ही हैं। जो 12वें में होगा या फिर नेक्स्ट हाउस में होगा, उन्होंने इम्पैक्ट करना ही है एक दूसरे पे। मैम मेरे तो नंबर भी मिसिंग है, 5 नंबर और 11 उसको नंबर छोड़ है दो, ही नहीं। नहीं उसको छोड़ दो, नंबर नहीं लेना अभी मतलब आप। हाउस के नंबर ही नहीं है। नहीं, उनको नहीं लेना, नंबर्स को क्रॉस ओके। कर दो। आपने सिर्फ प्लैनेट्स का देखना है बस, कि वो कहाँ ओके। कहाँ जा रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी, परमजीत मैम बताइए। किसी भी घर में हो, सन और मरकरी और पीछे सैटर्न हो तो ऐसा होता है। कंफर्म है, कंफर्म है, चाहे आगे चले जाए, सैटर्न आगे चला जाता तो भी बात हो जाती। तो साथ पास पास में हो तो पास पास ठीक तो है। होना ही चाहिए ना, ये तो होना ही चाहिए। तो वैसे ठीक है, किसी भी घर में हो, ये जरूरी नहीं कि 10th हाउस में हो। ना 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 ना, किसी भी घर में हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कंफर्मेशन है ना यहाँ पे, कि इनका जो सन
और मरकरी दोनों कहीं ना कहीं 10वें राशि के रिजल्ट दे रहे हैं, जो कि कर्मा ठीक है, को, प्रोफेशन को दिखाता है, इसलिए मैंने पढ़ते बोला। ठीक थैंक यू है, मैम। ओके जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आया यहाँ तक कि ये कुंडली क्यों इंपॉर्टेंट है, कस्प चार्ट जो है, केपी चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि असल में प्लैनेट्स की जो असली पोजीशन है वो आपको बताता है कस्प चार्ट, कि आपका जो प्लैनेट नीच का हो रहा है मान लो, तो वो प्लैनेट जाके आपका अगर कस्प चार्ट में दूसरे साइन को पकड़ रहा है तो साइन को नहीं कंसिडर करना आपने। उसने अगर यहाँ पे आके, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्लेनेट और बदला था ना इनका, वीनस, हाँ शुक्र। हाँ। हाँ, अब इनका वीनस का देखो, वीनस यहाँ पे कालपुरुष के अकॉर्डिंग तो क्या हो रहा है, डेबिलिटेड हो रहा है, ठीक है, लेकिन राशि कौन सी है, 12, तो उच्च का दिखा रहा है उच्च वो। का हो गया। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या लग गई कि कस्प चार्ट में जो ये यहाँ पे छठे घर का रिजल्ट दे रहा था, वो पांचवें घर में जाकर वीनस और केतु के साथ जुड़कर बैठ गया है, केतु के साथ वो कंजक्ट हो गया है, बुध उनका चौथे में चला गया, राइट। तो अब यहाँ पे आप अगर प्रिडिक्शन करना चाहो इनकी, तो क्या कर सकते हो? कोई जरूरी नहीं है कि वीनस केतु है तो तलाक ही देता है, वीनस केतु एक बहुत स्पिरिचुअल वाइफ भी देता है, वीनस केतु स्पिरिचुअल वेल्थ भी देता है। ठीक है, लोग पढ़ते ही बोलना शुरू कर देते ना, वीनस केतु ये हो गया वो हो गया, जी नहीं, वीनस केतु आपको स्पिरिचुअल वेल्थ भी देता है। आपकी वेल्थ कहाँ से आनी है? स्पिरिचुअलिटी से आनी है। ज्योतिष सीख के मैं इससे कमा सकता हूँ आगे। बिल्कुल कमा सकते हो। जैसे रिटायर हो गया उसके बाद तो। देखिए वीनस केतु है, रिजल्ट किसका दे रहा है? वो पांचवें घर का दे रहा है केतु के साथ, कंफर्म है, तभी आप इसमें आए हो, तभी आए हो ना। हाँ जी बिल्कुल। तो ये चीज हुई है। इस तरीके से केपी चार्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपके प्लेनेट की असली कंडीशन को, असली पोजीशन को बताता है। ठीक है, अमित जी बताइए क्या क्वेश्चन है, यहीं पे क्लियर करते जाइए साथ के साथ, मुझे बाद में मैम नहीं चाहिए। बस यही पूछना था कि ये सिर्फ केपी में देखना है कि जनरल भी हम देख सकते हैं कश्यप कि जर्नल कैसे मतलब? मतलब किसी और जैसे वैदिक में जाके ये मतलब इसको भी देख देखना सकते है हैं, देख लाल सकते हैं, किताब। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन रेड बुक में नहीं एडवाइस करती मैं, रेड बुक में इसलिए नहीं एडवाइस करती, हालांकि जो लेटेस्ट रेड बुक एस्ट्रोलॉजर हैं वो सारे कंसिडर कर रहे हैं, बट मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ओके। आपका अगर मंगल 9वें घर में है तो इनको 9वें घर का वो रिजल्ट देगा ही देगा, चाहे वो 10% दे, चाहे वो 20% दे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो प्लेनेट जहां बैठा हुआ है वहां का रिजल्ट ना दे। हाँ तो अगर उसका रिजल्ट बिल्कुल ही नील आ रहा है, मान लो कि ये मंगल आपका 0 डिग्री का है, मैं कहाँ पे बोलती हूँ कि रेड बुक में या किसी में आपको चार्ट कब कंसीडर करना चाहिए, केपी चार्ट, जब आपका लग्न कहीं पे 29, 29.5 डिग्री का हो, कोई प्लैनेट 0 डिग्री का हो, देन आपको उसको जरूर कंसीडर करना चाहिए कि क्या रेड बुक में हम लोग जिस प्लैनेट को देख रहे हैं कहीं वो 8वां घर तो नहीं दिखा रहा। ओके। ठीक है, उस कंडीशन में जब प्लैनेट हाईएस्ट डिग्री पे चले जाए या फिर बिल्कुल लोएस्ट डिग्री पे चले जाए, तब आपको देखना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला रूल, कि आपको जो प्लैनेट है उसका हाँ रिजल्ट कौन देगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड देगा। अब सर आप मेरे को ये बताइए कि आपका सन जो है, हरीश जी कहाँ चले गए? हाँ जी। हाँ जी यहीं पे हूँ सर। हाँ हाँ, जी। आपका सन जो है वो किसके नक्षत्र में है? चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा देखिए आपका कहाँ बैठा जाकर, 10वें घर में। किस राशि में बैठा है? मून का अपनी राशि में ही है। तो देगा रिजल्ट के नहीं देगा सूर्य? समझ में आया आपको? वही एग्जाम्पल मैंने दिया था, कुदरती आपका भी चंद्रमा वही निकला है। ठीक है, और इसीलिए सब लॉर्ड भी शनि निकला है।
सब लॉर्ड कौन निकला? शनि निकला। सब लॉर्ड भी शनि है इसी का, सूर्य का। ठीक है, तो फिर वो क्या दिखाएगा आपको? प्रोफेशन ही दिखा रहा है वो इससे। अब आप कहोगे कि जैसे आप कह रहे हो फर्टिलाइजर्स में आप थे, है ना, कुछ ऐसे ही बता रहे थे ना आप। हाँ जी, हाँ जी। अब ये नेशनल फर्टिलाइज फर्टिलाइजर लिमिटेड, हाँ तो जी। वो जो एनएफएल वगैरह जो आप बता रहे हो, ये सब चीजें जो है ना, ये मून से देखी जाती है। अभी जब हम कारक तत्व पढ़ेंगे मैम ये कल। प्लेनेट कैसे देखा है? हाँ जी मैम नक्षत्र और प्लेनेट कैसे देखा है? मैम, आप चार्ट में जाइए ना अपने उसमें। हाउसेस नंबर वाला वो देखना है, क्या देखना है हमें? आपको कोई नहीं देखना, आपको जो एक पीएल वाला है, प्लैनेट लिखा होगा, उसके बाद नक्षत्र लिखा होगा, फिर उसका उपनक्षत्र लिखा होगा, चेक करो, उस चार्ट को मैम देखना है आपने। अभी खोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं फोन से ही हाँ, तो कर बाद रही में हूँ ना। देखिए मैम, बाद में देखते रहिए आप। ठीक है, सो आई होप सो प्लेनेट, ये पहला नक्षत्र और स्टेप। उपनक्षत्र। हाँ, आपको होप सो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आज। जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा वो अभी छोड़ दीजिए, हो सकता है आप बिल्कुल नए हो तो इसलिए मैडम नहीं एक समझ में आ रहा। क्वेश्चन पूछ सकता हूँ मैं? जी बताइए, बताइए बताइए, फटाफट बताइए। एक क्वेश्चन मैडम मैं पूछ सकता हूँ? अरे पूछिए सर, बोल तो दिया आपको। हेलो। कौन है ये? हेलो मैडम, मेरे जो लग्न चार्ट चंद्रमा जो है वो दुनिया में सर कैसा एंड है? में करेंगे सर, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, और मुझे जरा केपी में सारे। देखें तो वो चित्रा नक्षत्र में आ जाता है। सर आप ना थोड़ी देर रुक जाइए। चलिए सेकंड स्टेप पे चलते हैं। पहला आपको क्या बताया मैंने कि प्लैनेट जो है वो क्या बनता है? वो रीजन बनता है, वो सोर्स बनता है किसी भी प्रॉब्लम का। प्लैनेट का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो बनता है उसका टेस्ट, या उसका रिजल्ट, या उसका स्वाद कह लो। उसके बाद जो उसका सब लॉर्ड होता है, ये प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड है, ये इसका सब लॉर्ड है। ये क्या बताएगा? ये बताएगा फाइनल रिजल्ट। क्या बताएगा? फाइनल रिजल्ट, कि आपको जो है कितना स्वाद आने वाला है, कितना रिजल्ट मिलने वाला है, वो सारा का सारा बताएगा आपको। ये फर्स्ट रूल आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड रूल इसका बहुत इजी है। उनका कहना है कि आपका जो भी प्लेनेट, मान लीजिए किसी का, मैं बना बना कर इसलिए दिखा रही हूँ कि आपके दिमाग का जरा बत्ती जो है वो खुल जाए, क्योंकि छोटे बच्चों की तरह समझ आती ना, जितना जितना हम बड़े हो जाते हैं ना, उतना दिमाग हमारा डल हो जाता है। असल में हम इतनी जल्दी सीख नहीं पाते, स्लो प्रोसेस हो जाता है ना, सारी उम्र सीख सीख के थोड़ा जंग लग जाता है। अब मान लीजिए वो कहते हैं कि, मान लीजिए ये 12th हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है कालपुरुष कुंडली का। उनका कहना है कि हर हाउस से जो 12th होता है उसका क्षय करता है, उसका क्षय या निगेट करता है। कैसे? फर्स्ट हाउस को निगेट कौन करता है? 12th हाउस। सेकंड हाउस को निगेट कौन कर रहा है? फर्स्ट हाउस। थर्ड हाउस को निगेट कौन कर रहा है? सेकंड हाउस। क्यों? क्योंकि वो उसका 12वां है। क्या लिखा मैंने? 12वां घर। हर हाउस से 12वां घर उसको क्या करता है? निगेट करता है, उसके रिजल्ट्स को, उसके रिजल्ट्स को देने को इनकार कर सकता है कि मैं नहीं दूंगा। अब ये काम कहाँ पे आएगा वो समझने वाली बात है आगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है? फोर्थ हाउस को निगेट कौन करेगा?
थर्ड, फिफ्थ को निगेट कौन करेगा? फोर्थ, सिक्स्थ को निगेट कौन करेगा? अब आप समझ रहे होंगे इस चीज को अच्छे से कि हमारी एक दृष्टि है रेड बुक में, वो यहाँ पे काम आती है हमारी। ठीक है, और ये देखिए, अब फर्स्ट हाउस का 12th कौन हुआ? 12वां घर। सेकंड हाउस का 12th कौन हुआ? फर्स्ट हाउस। थर्ड हाउस का 12th कौन हुआ? सेकंड हाउस। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उनका कहना है कि अगर कोई प्लेनेट यहाँ पे थर्ड हाउस का लॉर्ड है, वो कौन होता है? बुध होता है। अगर ये बुध जाकर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो वो क्या दिखा रहा है? कि थर्ड हाउस के रिजल्ट निगेट हो गए हैं, बुध काम नहीं करेगा। अब ये 12वें घर का क्या मतलब है इसमें? आप एक बात, एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि अभी हम आमने सामने बैठे ना, एक दूसरे की क्लास ले रहे, अभी मैं जाकर आपके पीछे बैठ जाऊं, अभी जाकर आपके पीछे बैठ जाऊं, कोई मतलब बनता है इसका? कुछ कर पाऊंगी मैं आपके लिए? यही उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताया कि अगर कोई प्लैनेट अपने से, अपनी राशि से 12th में जाकर बैठ जाएगा तो वो उसके रिजल्ट में कमी कर देगा। क्षय का मतलब कम कर देगा या खत्म कर देगा। जैसे सैटर्न मान लो किसी का 9th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये कहाँ जाकर बैठ गया है? 10th का लॉर्ड अपने से 12वें घर में जाकर बैठ गया है। तो फॉर्च्यून राइज करने में इस बंदे की जान निकल जाएगी, नहीं होगा। कब होगा? लगभग 36 साल में जाकर। जब शनि की एज कंप्लीटली आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोग अपने अपने चार्ट में देख सकते हो कि आपका किस तरह से जो है वो काम कर रहा है, आपका प्लैनेट जो है। अब कई लोग जैसे कह रहे हैं कि हमें कारक तत्व नहीं पता है। कितने लोग हैं जिनको कारक तत्व नहीं पता हाउसेस के? सिग्निफिकेंसेस जो है वो नहीं पता। आज मैं 2 ही रूल पढ़ाऊंगी इसके। इसके 2 रूल ही पढ़ेंगे आज हम, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर, उल्टी ना हो जाए कहीं पे। कहेंगे मैम कैसी बातें करती है। चलो ठीक है, सो आई होप सो ये 2 रूल आपको समझ में आए होंगे। इसके 5 या 6 रूल्स हैं जो बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाने हैं इन 7 दिन में। ठीक है, एक दिन तो आपका निकल गया आज। तो आज मैं आपको कुछ सिग्निफिकेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, जो कि नए लोग हैं उनके लिए भी काम आएंगे और जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी काम आएंगे। कि कौन सा हाउस किस चीज को, और बहुत गहराई से आप लोगों को वो चीजें जो है वो पता होनी चाहिए प्रिडिक्शन के लिए। मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं बताती हूँ आपको। तब तक किसी का क्वेश्चन है कोई तो पूछ सकते हो, तब तक मैं निकाल लूँ जरा। क्लास के रिगार्डिंग, अपने चार्ट के नहीं, क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। मैम जो सेकंड रोल आपने बताया अभी हम्म। कि राशि से 12वां होकर अगर कोई ग्रह बैठ जाता है
तो वो उसका अपना फल नहीं दे पाता है। हम्म। तो राशि से ही 12th होगा तो ही फल नहीं देगा, या कोई सा भी ग्रह अगर 12th आके बैठ जाता है तो उस भाव को इम्पेक्ट करेगा? दोनों तरीके से देख सकते ओके। हो, दोनों तरीके से। आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग भी देखिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है एस्ट्रोलॉजी में कि आपको काल पुरुष कुंडली नहीं यूज करनी, कि आपको फलानी चीज नहीं यूज करनी। आप जितना धड़ल्ले से कर सकते हो करो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। अब कुछ प्लैनेट्स की बात करेंगे हम, सारे तो नहीं करवा पाऊंगी बट फिर भी सन की बात करेंगे सबसे पहले, कि सन के कारक तत्व जो है वो क्या होते हैं। अब ये आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, सूर्य और लियो, सन एंड लियो, दोनों के कारक तत्व सेम है, ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सूर्य के लिए भी है, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो लियो के लिए भी है, ठीक है। कहीं पे आपका लियो साइन है लिखा हुआ, वहां पे भी यही कारक तत्व यूज करने हैं राशि के। और जब मैं सूर्य की बात करूंगी तब भी आपको यही कारक तत्व यूज करने हैं, ठीक है। जैसे मंगल की बात होगी तो कारक तत्व जो है मंगल के एरीज के लिए भी यूज होंगे, और साथ ही 8 नंबर स्कॉर्पियो के लिए भी यूज होंगे। आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इनमें, लेकिन ऑलमोस्ट मंगल मंगल ही है, चाहे वो 1 का हो चाहे वो 8 का हो, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा जो डिफरेंस जो है हम कहे तो वो नहीं होता है इनमें। तो पहला घर जो है, खाली भाव की बात करेंगे पहले, प्लैनेट्स की बात बाद में करेंगे। ये हाउसेस जो है इनको एक बॉक्स की तरह आप मान के चलिए, कि उस बॉक्स में इतनी सारी चीजें जो है वो कैद है, जो आपकी जिंदगी के साथ चलती हैं। आपकी जिंदगी उस भाव या उस हाउस के अकॉर्डिंग रूल होती है। जैसे फर्स्ट हाउस जिसको बोलते हैं हम लोग पर्सनालिटी हाउस। क्या बोलते हैं? पर्सनालिटी हाउस। किसकी पर्सनालिटी? आपकी, आपके रंग की, आपकी जिंदगी की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो फर्स्ट हाउस लिखता है। डिस्क्रिप्शन जो हम यूट्यूब में लिखते हैं ना नीचे, कि हमारे चैनल पे ये चीजें प्रसारित की जाती हैं, तो आपकी जिंदगी में क्या प्रसारित किया जा रहा है, वो फर्स्ट हाउस, ठीक है। उसके साथ साथ अपनी जिंदगी में डिटर्मिनेशन और सक्सेस के लिए आप कितना लड़ पाओगे, ड्राइविंग पावर कितनी है। ड्राइविंग यहाँ पे गाड़ी की ड्राइविंग नहीं है, अपनी जिंदगी को ड्राइव करने की पावर कितनी है आप में, वो फर्स्ट हाउस बताता है आपको। हेल्थ आपकी, ओवरऑल इनहेरिटेड स्ट्रेंथ आप में कितनी है, आपकी डील डॉल, आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपने अपनी जिंदगी में कितने लॉसेस किए हैं, फर्स्ट हाउस बता सकता है। पर्सनल एक्शंस जो लेते हो आप, फिजिकल अपीयरेंस जितने भी तरह की आपकी है, स्टेटस है, वो सारा फर्स्ट हाउस बताएगा। आपकी जिंदगी में एक्सीडेंट्स जो है, आपको चोटें कितनी लग सकती हैं, कितने एक्सीडेंट्स को आप फेस करोगे जिंदगी में, वो भी फर्स्ट हाउस बताता है। सेकंड हाउस की बात करते हैं तो कहते हैं कि ये बताता है आपका एबिलिटी ऑफ एक्सप्रेस। आप अपनी जिंदगी में चीजों को एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे, पैसे के लिए और फैमिली के लिए आपका एटीट्यूड, मटेरियलिस्टिक आपकी डिजायर कितनी है इस लाइफ में, वो सारा सेकंड हाउस बताता है। जब आप जन्म लेते हो, जन्म लेने के बाद की पहली कंडीशंस आपका सेकंड हाउस बताता है। अगर किसी का सेकंड हाउस मेलेफिक है
तो आप समझ लीजिए कि उस पर्सन के पैदा होने के बाद बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। फाइनेंशियली जो लिटिगेशंस है उनकी फैमिली के साथ, आपकी अपनी फैमिली के साथ किस प्रकार के जो भेदभाव है वो रहने वाले हैं। बैंकिंग स्टेटमेंट, बैंक खाली होंगे कि भरे होंगे। जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप अपने बैंक में करते हो वो सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी। जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलने हैं वो सेकंड हाउस आपको बताता है। राइट आंख, सेकंड मैरिज। और आपकी मैरिज का स्टेटस, आपके ससुराल का स्टेटस। इसके साथ साथ अगर मैं कहूं फूड हैबिट्स कैसी रहेंगी आपकी, सेकंड हाउस बता सकता है। स्पीच, वे ऑफ टॉकिंग, कई लोगों को आपने देखा होगा वो मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं। सेकंड हाउस में जब मरकरी जैसा प्लैनेट होता है तो ऐसे लोग मिमिक्री करने में बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों की नकल उतारने में बड़े अच्छे होते हैं। इसके साथ साथ आप फैमिली और पैसे के लिए जितने भी रिस्क उठाते हो वो सेकंड हाउस बताता है आपको। थर्ड हाउस क्या बताएगा? थर्ड हाउस आपको बताता है कि आपका इस लाइफ में टारगेट क्या है, क्या आप अपनी इस लाइफ में फोकस लेकर आए हो, करना क्या है आपको जिंदगी में। जितने भी तरह के हिसाब किताब आपकी जिंदगी में होते हैं, कॉरेस्पोंडेंट जो अकाउंटिंग होती है वो सारी की सारी थर्ड हाउस से होती है। बार्गेनिंग जो करते हो आप, राइटिंग स्किल आपकी, हाथों से जितने भी काम होते हैं उसमें तीसरा हाउस या तीसरी राशि का बहुत बड़ा हाथ होता है। आपकी जॉब अगर ट्रेवलिंग से जुड़ी हुई है तो थर्ड का लॉर्ड उसमें इन्वॉल्व होगा। जिनका भी फील्ड वर्क होता है उनका थर्ड का लॉर्ड उनके प्रोफेशन के प्लैनेट के साथ बैठ जाता है। तो ऐसे लोगों को फील्ड वर्क में जाना पड़ता है, यानी छोटी छोटी यात्रा करके अपना पैसा कमाना पड़ता है। कमर्शियल, ट्रैवलिंग, जर्नलिस्ट, कंपैशनेट फॉर कंफ्यूजन ऑफ माइंड दिखाता है थर्ड हाउस। कम्युनिकेशन आपकी ऑल टाइप्स की, करेज, फर्मनेस ऑफ माइंड। डेली जो आपका कहीं पे आना जाना है वो आपका थर्ड हाउस दिखाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई लोग जो है घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते, कई लोग अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तो उसका रीजन भी थर्ड हाउस ही होता है। वहां पे सैटर्न जैसे प्लैनेट अगर बैठ जाते हैं तो ये लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं। या केतु भी बैठ जाता है तो भी ये लोग अपने घर के कीड़े होते हैं, घर से बाहर जाना इनको पसंद नहीं होता। आपके और मजेदार एक चीज बताती हूँ, थर्ड हाउस जो है वो आपकी बोल्डनेस को तो दिखाता ही है, साथ साथ ईएनटी जितनी भी बीमारियां है ईएनटी की, ठीक है, ईयर, थ्रॉट एंड टंग, इन तीनों से रिलेटेड जितनी बीमारियां वो भी थर्ड हाउस बताता है। आपके घर में जो बर्तन होते हैं ना, बर्तन, उनकी कंडीशन भी थर्ड हाउस बताता है। वहां पे जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है वैसे ही बर्तनों की कंडीशन होगी आपके घर में। कानों में पहनने वाले जितने भी ऑर्नामेंट्स आते हैं
हाथों में पहनने वाले जितने भी ज्वेलरी आती है, थर्ड हाउस। जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, थर्ड हाउस। हॉबीज, ये जो थर्ड हाउस है ना, यहाँ पे थर्ड हाउस धीरे धीरे, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में आए हैं, तो थर्ड हाउस धीरे धीरे हॉबी से प्रोफेशन में कन्वर्ट कर देगा आपको, अगर वो सैटर्न के साथ किसी भी प्रकार से कंजक्ट हो गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरा 10th साइन में थर्ड हाउस में राहु बैठा है, तो मैंने क्या किया, मेरी एक हॉबी थी रिसर्च की, और मैंने हॉबी हॉबी में ही अपना यूट्यूब चैनल बना दिया। जब इसकी दशा या अंतरदशा और उसका नक्षत्र जब एक्टिव हुआ, तो ये हॉबी जो है मेरी कन्वर्ट हो गई किसमें, प्रोफेशन में। इसके बाद जो आपका लॉजिकल माइंड होता है ना, जो लोग किसी की सुनते नहीं है, जो किसी की बात बीच में ही काट देते हैं, वो भी थर्ड हाउस अफ्लिक्शन में होगा, तो ऐसे लोग बात सुनेंगे नहीं, बीच में काट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे साथ साथ एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए, जिनका साथ में मिल जाएगा वो समझ जाएंगे। केतु थर्ड हाउस में बैठा है, ऐसे लोग कभी बात नहीं सुनते किसी की। चेक करके देखिए और मुझे बताना एंड में। वो लोग दूसरे की बात बीच में ही काट देते हैं। पहले मेरी बात सुनो। अगर आपके बच्चा है ना, आप अपने बच्चे को समझाओगे और केतु थर्ड का है, वो पता क्या कहेगा, आप पहले मेरी बात सुनो, ठीक है। उसके बाद जर्नलिस्ट कितने भी हैं वो सारे थर्ड हाउस। और आपकी लर्निंग स्किल, सारा कुछ, लाइब्रेरी, बुक्स, स्टोर, जितनी भी रीडिंग की चीजें हैं वो सारी, मेंटल इंक्रीज, मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो भी थर्ड हाउस बताता है। जितने भी तरह के मैसेंजर जो है, मैसेंजर से जुड़े हुए काम है, वो सारे थर्ड हाउस है। अब आ जाओ फोर्थ हाउस में। अब आप फोर्थ हाउस में जब आते हो तो इसको हम लोग, जैसे सर को मैंने बोला, हरीश जी को, कि आपका फोर्थ चंद्रमा जो है नक्षत्र लॉर्ड बनकर आया, तो उनकी जॉब क्या थी, उनकी जॉब थी एनएफएल, यानी कि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसकी जॉब है। तो ये जो हमारा फोर्थ हाउस है या फिर चंद्रमा जो है, वो क्या दिखाता है, एग्रीकल्चर लैंड को, एग्रीकल्चर एक्सेसरीज को, एग्रीकल्चर को दिखाता है, उसकी जुड़ी हुई चीजों को दिखाता है, फार्म्स को, फील्ड्स को दिखाता है। जितना भी आपको इनहेरिटेंस में मिलना है वो आपको फोर्थ साइन या फिर चंद्रमा बताता है। पुराने समय में गाय भैंसे या कैटल्स पालने का, आज भी पालतू जानवर पालने का लोगों को शौक है, वो भी फोर्थ साइन या फिर चंद्रमा की वजह से होता है। कंफर्ट जो है आपका, अर्थ और घर से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, कुओं की खुदाई जो करते हैं, वो भी फोर्थ साइन और चंद्रमा से देखा जाता है। डिवाइन, जितने भी आप डिवाइन साइंस से जुड़ते हो, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम, ये सारा फोर्थ हाउस का काम कर रहे हैं हम लोग, चंद्रमा से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं हम लोग। एजुकेशन, डिग्री, क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ एवरी पर्सन, किसी भी तरह की शिक्षा, उसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल है या फोर्थ साइन का रोल है। किसी का भी चंद्रमा अगर थर्ड हाउस में बैठ गया है, तो काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग उसने क्या किया है, डिक्लाइन किया है फोर्थ हाउस के रिजल्ट को। समझ में आ रही है? चंद्रमा फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, जाके थर्ड में बैठ गया, तो उसने डिक्लाइन कर दिया रिजल्ट फोर्थ हाउस का, तो बंदे की एजुकेशन जो है वो पूरी नहीं होगी। जो प्राइमरी एजुकेशन होगी वो अधूरी रह जाएगी। इसी तरीके से हम लोग स्कूल कॉलेज के लिए फिफ्थ हाउस को कंसिडर करते हैं। अगर फिफ्थ का लॉर्ड सूर्य चौथे घर में बैठ गया, तो क्या होगा, कॉलेज लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से हायर एजुकेशन आपकी नाइन्थ हाउस से देखी जाती है,
और अगर 9th हाउस का लॉर्ड 8th में जाकर बैठ गया है तो हायर एजुकेशन नहीं होगी। अगर होगी तो उसके काम नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने आपको साथ साथ इसका बता दिया। अब जो आपका इमोशनल स्टेटस होता है जिंदगी में, चाइल्डहुड होता है, बचपना होता है, ठीक है, वो सारी की सारी दिल हृदय से जुड़ी हुई चीजें, हर्ब्स, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, 4th हाउस, लिक्विड कैश या लिक्विड जो चीजें होती हैं आपके घर में, पानी का सोर्स या आपको पीने खाने का कोई भी शौक है, तो वो आपका 4th हाउस बताता है या फिर चंद्रमा बताता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और नोट करिए कि किसी का 4th लॉर्ड है, कोई भी हो सकता है, XYZ, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, सबके अलग अलग है। अगर उसके साथ मंगल बैठ जाए, 4th लॉर्ड के साथ मंगल बैठ जाता है, तो क्या देता है? बहुत सारा बड़ा लैंड दे सकता है, बहुत बड़ा लैंड दे सकता है। लैंड में और घर में फर्क है, जरा इस चीज को हमेशा कंसीडर करके चलना। जब 4th लॉर्ड मंगल से कनेक्ट हो जाएगा तो क्या मिलेगा? बड़ा लैंड मिलेगा। जब 4th लॉर्ड मून के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो मदर के बारे में सारा कुछ बताएगा, आपके घर के बारे में सारा कुछ बता देगा, आपके मन के बारे में सारी कंडीशन बता देगा। यही 4th हाउस अगर वीनस के साथ कंजक्ट हो गया तो वो आपकी गाड़ियों के बारे में, आपके 4 व्हीलर्स के बारे में, सारी की सारी जो आपकी सुख सुविधाएं हैं उसके बारे में खोल के चिट्ठा बता देगा। मान लीजिए किसी का 4th हाउस का लॉर्ड है, वो कौन है? शनि है। उसके साथ कौन जुड़ गया? वीनस। तो हम क्या बोलेंगे? पुरानी गाड़ी होगी इनके पास। क्यों होगी पुरानी गाड़ी? क्योंकि शनि पुरानी चीजों का कारक है। ब्लैक कलर की गाड़ी हो सकती है उनके पास। आपको चीजों को जोड़कर सिर्फ बोलना है और कुछ नहीं करना। 5वें घर की बात आएगी तो हम लोग बोलते हैं कि ये घर एक तरह का मिनिस्ट्री का घर है। क्या है? मिनिस्ट्री का घर है, लॉ एंड ऑर्डर का घर है। और दो जो ऑपोजिट सेक्स वाले लोग होते हैं, दो जो ऑपोजिट डिजायर वाले लोग होते हैं, मेल और फीमेल, उनका ये घर है। इसको क्या बोला जाता है? 5th हाउस को संतान भाव बोला जाता है। साथ में क्या बोलते हैं हम लोग? लव मैरिज का घर। लव अफेयर्स जो होते हैं आपके कॉलेज लाइफ में ही होते हैं ना, तो वो भी 5th हाउस से। आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कैसा काम करेंगे? आप अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? आप अपने बच्चों के लिए राजा हो या नौकर हो, तो 5th हाउस बताता है आपको। इसके साथ साथ आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, 5th हाउस बता सकता है। 5th हाउस जो है वो आपकी एंटरटेनमेंट को बताता है, एंटरटेनमेंट को। जिनके भी 5th हाउस में यहाँ लोग बैठे हुए जितने भी, तो 5th हाउस में जिनके मैलेफिक हाउस, मैलेफिक प्लैनेट बैठा है, राहु केतु शनि मंगल, वो अभी मेरे को लास्ट में बताना, क्या उन्होंने कभी जिंदगी में एंजॉय किया है? कभी फिल्म देखने गए हैं? कभी एंजॉय किया लाइफ में? कभी पार्टी पे गए? कभी फैमिली के साथ बैठकर हंसे? ग्रीन टी बना के रखते हैं। फिफ्थ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ इंट्यूशन पावर आपकी कितनी है? हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें चंद्रमा के साथ साथ सूर्य का भी लेना देना है, ठीक है? तो क्योंकि 5 नंबर साइन और 5वां घर सॉल्यूशन का है, दूसरों को एडवाइस देने का है। अगर यहाँ पे किसी के मैलिफिक बैठे हैं तो ऐसे लोग जल्दी से किसी को एडवाइस देने को अगर राजी भी हो गए तो लगेगी नहीं, बहुत देर से इनकी एडवाइस लगेगी। अगर लग भी गई ना तो इनको कोई फल नहीं मिलना।
इनको कोई बैकअप नहीं मिलेगा उसका। आप सोशल एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्व होते हो, और आपके फैमिली का या आपका किस इष्ट देव के साथ कनेक्शन है, किस इष्ट देव की तरफ आपका मन जो है वो जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा मेलेफिक हो जाता है तो कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हरासमेंट भी हो जाती है। कई बार लड़कियों के चार्ट में फिफ्थ हाउस बहुत अफ्लिक्शन में होता है तो रेप या फिर हरासमेंट फिजिकल हो जाती है ऐसे लोगों के साथ। आपकी बच्चे या आप कितने रिलीजियस माइंडनेस वाले हैं, वो सभी हम इससे देखते हैं। जितनी भी शेयर मार्केट से जुड़ी हुई चीजें हैं, जितने भी आपकी लाइफ में मार्केट एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी हम लोग फिफ्थ हाउस से देख सकते हैं। स्पेकुलेशन किसी ने जाना है तो फिफ्थ हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है, वरना आप नहीं जा सकते। कई लोग जो है, कई लोगों को बहुत शौक होता है, जिनका फिफ्थ हाउस अच्छा होता है, वो लोग अपनी बहुत होली प्लेसेस पे बहुत यात्राएं करते हैं। सिक्स्थ हाउस की बात करेंगे। सिक्स्थ हाउस है कि आपको बैंक से कितनी सपोर्ट जो है वो मिलने वाली है, लोन्स, आपकी जॉब का हाउस होता है ये, आपके डे टू डे लाइफ का है, जो आप 9 से 5 की ड्यूटी करते हो, ठीक है, वो आपका छठा घर है। तो छठे घर में अगर मैलिफिक है तो डे टू डे जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल सिक्स्थ हाउस में जो भी आपके प्लैनेट बैठे हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हो। किसी का 10th नंबर का साइन है कैप्रिकॉन यहाँ पे, ठीक है। अब ये कैप्रिकॉन साइन शनि का है, तो यहाँ पे बंदे को क्या बना देगा, नौकर बना के रखेगा। बंदे को क्या कर देगा, वर्कहोलिक कर देगा। वो काम किए बगैर मर जाएगा वो बंदा। उसको खुशी एक ही चीज में मिलती है, वो है काम, सिर्फ काम, और कुछ नहीं चाहिए बस। वो घर में बैठकर भी दफ्तर चलाता है। वो बैठा बच्चों में होगा लेकिन दिमाग उसका कहाँ होगा। ये इतना क्लोज मैं इसलिए बता पा रही हूँ इतना अच्छे से, क्योंकि मेरे पास चार्ट है किसी का और बहुत क्लोज है मेरे वो। कैप्रिकॉन है उनका, लियो लगन है, और 10th में कैप्रिकॉन है, ठीक है। अब उस पर्सन का सिक्स्थ हाउस में सैटर्न, मून, सॉरी सैटर्न मरकरी बैठा हुआ है। सैटर्न और मरकरी बैठा कैप्रिकॉन साइन में। कैन यू बिलीव कि वो बंदा घर कितनी देर तक कितनी देर के लिए आता है। वो बंदा घर में सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए आता है। उसने पिछले 20 से 25 सालों में कभी बच्चे को जागते हुए नहीं देखा, रात को सोते हुए नहीं देखा। जब वो आता है तो बच्चे सोए होते हैं, और जब वो जाता है तो बच्चे सोए होते हैं। तो जो ये साइंस है, ये प्लैनेट्स हैं, ये पूरा रोब दिखाते हैं अपना वहां पे, ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो नौकरी का है। वहां पे जो भी प्लैनेट है वैसी ही नौकरी आपने करनी है। सूर्य है तो राजा की तरह नौकरी करोगे, करोगे तो आप चाहे नौकरी भी कर रहे हो, वहां भी पूरी धौंस चलती है आपकी। अपने आप को नौकर नहीं समझोगे कभी, क्योंकि सूर्य है, वो आपको नीचे नहीं लगने देगा, ठीक है। तो सिक्स्थ हाउस जो है वो आपका ऋण, रोग ऋण शत्रु का दिखाते हैं। लेकिन वो रोग ऋण शत्रु का मतलब ये है कि जब हम जिंदगी में ड्यूटीज निभाते हैं, जब कोई भी तरह का कर्म करते हैं, तो उसमें जाने अनजाने हम लोग बहुत सारे लोगों को खुश कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को नाराज कर लेते हैं। और दूसरा स्टेप क्या है कि ऋण का क्या मतलब हुआ, कि हम जिंदगी में चाहे हमारे पुरखे हों, चाहे हम हैं, या आगे हमारे बच्चे होंगे, आप देखना कि हम लोग कहीं ना कहीं, आप मुझे बताओ कि बिना ऋण लिए, बिना लोन लिए,
क्या किसी ने आगे बढ़ पाए? बहुत रेयर, मैं कहूँ 10% लोग होंगे जिनको शायद लोन ना लेना पड़े। आज के समय में जितना अमीर बंदा है उतना बड़ा लोन है उसके ऊपर। समझ पा रहे हैं ना? तो ये एक स्पेसिफिक यहाँ का रूल है कि आपको कर्जा तो लेना ही पड़ता है जिंदगी में। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बुरी चीज नहीं है। और शत्रु तो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे आपके। शत्रु सबसे पहले तो आप खुद के होगे, कर्जा ज्यादा उठा लोगे, अपनी हेल्थ के शत्रु हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे बड़े रोग किस चीज का लगेगा फिर? लोन उठाओगे, अपनी हेल्थ पे टेंशन लोगे, पैनिक लोगे, बीपी हाई होगा, कोई ना कोई बीमारी पाल लोगे। तो यहाँ पे लोगों ने नहीं बनना दुश्मन, आपने खुद बनना है, कोई दूसरा नहीं बन रहा आपका। दूसरा जो है 6th हाउस जो है, हेल्थ सिचुएशंस तो आपको दिखाता ही है, साथ साथ आप कितना ठीक रह पाएंगे, कितना बीमार रह पाएंगे वो बताता है। 7th हाउस में चलते हैं। 7th हाउस दिखाता है आपको, अच्छा 5th हाउस में फर्स्ट चाइल्ड के लिए भी देखते हैं, तो 7th हाउस में हम लोग सेकंड चाइल्ड के लिए देखेंगे। 7th हाउस आपको क्या बताएगा कि आपके जिंदगी में जितने भी डेंजर्स आते हैं, डेंजर्स, नई चीज सुनिए। अब ये 7th हाउस को डेंजर क्यों बोला गया? डेंजर इसलिए बोला गया कि आपके किसी भी हाउस से 7वां घर आपको, आप पे हमला करने के लिए 24/7 रेडी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो आपके ऑपोजिट है, नेचुरल ऑपोजिट है। फर्स्ट साइन का जो ऑपोजिट हो गया वो 7 नंबर हो गया, तो नेचुरल ऑपोजिट हो गया। आपकी वाइफ क्या है? आपकी वाइफ क्या है? नेचुरल ऑपोजिट आई ना। तो दो ऑपोजिशन की पार्टियां जो है कभी मिल नहीं सकती, चाहे वो जितना मर्जी उनमें मतलब जिसको कह लो कि लगाव हो, कुछ भी हो, लेकिन रहेंगी तो ऑपोजिट, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको बोला गया 7th हाउस आपको डेंजर में डाल सकता है। अगर मेलेफिक हुआ तो आपके 6th हाउस में इतने बड़े शत्रु नहीं होते जितने आपका 7th हाउस मेलेफिक हो गया तो आपके ऐसे ऐसे शत्रु निकल के आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और वो कहाँ से आएंगे? वो कहीं अलग ही दुनिया से आएंगे, यानी कि ऑपोजिट सेक्शन से आएंगे हमेशा आपके। इसीलिए मेल के चार्ट में उसके ऑपोजिट जो उसको बर्बाद करने वाला बंदा होगा वो कौन होगा? फीमेल होगी। और फीमेल के चार्ट में उसका ऑपोजिट कौन हो सकता है? मेल हो सकता है। तो कहीं से भी अगर आप देखो तो ये दोनों पर्सनालिटीज एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती, टोटल चेंज है बाय नेचर, बाय आप शक्ल, बॉडी, फिजिक, हर तरह से, नेचर में भी। वैसे भी अगर आप देखो कि जो शुक्र का प्लेनेट है ना, अगर आप उसकी शेप देखो कभी गूगल पे जाके या कभी आपको टाइम मिले, तो वीनस जो है वो बड़ा वाइटिश सा, बड़ा कूल सा प्लेनेट है। और मार्स जो पहले घर का प्लेनेट है वो क्या है? आग गोला बरसता हुआ। ठीक है, तो कैसे ये इन दोनों का जो है वो किसी वजह से इन दोनों को जो है वो कंपैरेटिवली रखा गया है। तो आपको हर हाउस को ऐसे ही देखना है। ठीक है, जो भी हाउस अपने से 7th की राशि है वो आपके लिए मरण करण ही है। वो आपका पूरा जान ले लेगी, वो आपका सब कुछ जो है वो छीन सकता है। आप वहां पे सब कुछ तन मन धन समर्पित करेंगे ही करेंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। 7th हाउस जो है डिवोर्स के लिए, और मैरिज जो है वो चलेगी नहीं चलेगी, और आपका एग्रीमेंट जो है वो सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, पार्टनरशिप आपकी चलेगी कि नहीं, आप अपने पार्टनर के साथ निभाने की इच्छा रखते हो या नहीं रखते हो, आपको एक पार्टनर चाहिए या मल्टीपल पार्टनर चाहिए, वो आपको 7th हाउस बताता है। आपकी जिंदगी को पूरा करने वाला भी 7th हाउस ही है। अगर ये अच्छे प्लैनेट्स अच्छी राशि के साथ है तो आपका पार्टनर आपको कंप्लीट करेगा। और अगर आपका 7th हाउस
मैलेफिक है तो वही आपका पार्टनर आपका जिंदगी का आधा हिस्सा जो है वो खराब कर देगा। ठीक है। 8th हाउस की बात करेंगे तो 8th हाउस बोलते हैं कि जितनी भी आपको एक्सीडेंट्स और स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जितनी भी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो भी 8th हाउस से मिलती हैं। एक्सीडेंट्स, जितने भी आपको क्लेम्स मिलते हैं, डॉरी मिलती है, एलिमनी जितनी भी मिलती है वो सारी 8th हाउस है। गिफ्ट जितने भी मिलते हैं आपको 8th हाउस है। आपको किसी भी किसी भी फीमेल के चार्ट में, मान लो कोई चार्ट आता है आपके पास और वो बंदा कहता है मेरा तलाक होने वाला है, तो क्या मुझे अपने ससुराल से फायदा होगा कि नहीं होगा, तो उसका 8th हाउस जो है वो बताएगा। जितने भी लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह घूमते रहते हैं वो 8th हाउस की वजह से घूमते हैं या 8th साइन की वजह से घूमते हैं। 8th हाउस जो है वो आपको खतरा कहाँ पे दिखाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि नदी क्रॉस कर रहे थे, नाव पलट गई, शिप डूब गए, 8th हाउस। जितना भी ड्राउनिंग के केसेस होते हैं, डूबने के केसेस होते हैं, वो सारे 8th हाउस। नेवी में जितना भी काम करते हैं लोग, माइनिंग में काम करते हैं, क्रूड ऑयल में काम करते हैं, कोल में, कोल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सारे। अच्छा, अब 8th हाउस को ना कभी भी ये मत समझिए कि ये आपको डेथ दे सकता है, ये डेथ नहीं देता कभी भी। ये आपको डेथ की डेंजर तक लेकर जाएगा, डेथ की डेंजर तक लेकर जाएगा। पर डेथ आपकी तब होती है जब 12वां घर आपके साथ टच हो जाता है। आपको जिंदगी में जितने भी फाइनेंशियली ट्रांजैक्शंस जो है जो फेल होती हैं वो सारी, जेनाइटल पार्ट्स, लोन आपने किसी को दे दिया है, पैसा दे दिया है और वो लोन वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी 8th हाउस बताता है। 9th हाउस जो है वो किस किस चीज को बताता है। 9th हाउस आपके अचीवमेंट्स को बताता है, आपके स्टार्स को बताता है जो आपके कंधे पे लगने वाले हैं, 3rd और 9 बताता है। टेम्पल्स, आप किस हायर एजुकेशन से जुड़ेंगे, किस प्रकार की हायर एजुकेशन से जुड़ेंगे, 9th हाउस बताता है। दूसरा क्या है कि आपकी लाइफ, सॉरी, आपकी मैरिज लीगल होगी या इलीगल होगी। ठीक है, वो भी 9th हाउस बता सकते। आपके वाइफ के जो छोटे बहन भाई हैं वो भी 9th हाउस से पता चल जाता है। आप कितने नैतिकता वाले हैं वो भी 9th हाउस आपको बताता है। 10th हाउस जो है वो ओवरऑल किस चीज का है, स्टेटस का है। अब ये छठा हाउस जो है वो नौकरी का है, लेकिन 10th हाउस क्या है, वो स्टेटस का है। स्टेटस किस चीज का, आपकी जॉब का, आपकी जिंदगी में जो भी आप गवर्नमेंट से बड़े लेवल पर, जो हाई लेवल की जॉब्स होती है, हाई लेवल की जॉब्स, स्टेटस वाली जॉब होती है, वो 10th हाउस होती है। ठीक है। शनि जब भी 10वां घर दिखाएगा या 10वें घर में बैठेगा तो आपको जो जॉब देगा वो हाई स्टेटस वाली दे सकता है, छोटी मोटी जॉब नहीं देता सैटर्न उसमें, उसको छोटी जॉब नहीं चाहिए। ठीक है। और साथ ही जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े बड़े गवर्नमेंट के होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर और आपके एम्बेसडर्स जितने होते हैं वो सारे 10th हाउस से सरकारी देखे जाते हैं। सरकारी महकमे के साथ शनि का बहुत बड़ा लेना देना है। 11th हाउस, 11th हाउस आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में जितनी भी आप पिछले जन्म की लग्जरीज लिखवा के लाए हो, यूनिवर्सल लॉज एंड प्रिंसिपल आप कितना जो है वो फॉलो करने वाले हो अपनी जिंदगी में, कितने अच्छे और बुरे लोगों के साथ जुड़ने वाले हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होने वाला है, उसके साथ साथ आपको इस जिंदगी में कितनी जो है आपकी डिजायर जो है किस लेवल तक फुलफिल हो सकती हैं। 12th हाउस दिखाता है आपको
जितने भी लोग फिलॉसफी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डोनेशन से जुड़े हुए हैं, चैरिटी से जुड़ के काम करते हैं, 12th हाउस या 12th साइन बताता है। डोनेशन से जुड़े हुए लोग भी 12th हाउस को डिनोट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं जहां पे सारा का सारा डोनेशन पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 12th हाउस। बहुत सारी और भी चीजें हैं जो आगे धीरे धीरे साथ साथ मैं बताती रहूंगी आपको। तो एक आप लोगों को छोटा सा मैं और चैप्टर बता दूं कि जब भी हम लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, शायद ये आपको अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसके बिना आपका आगे जाना बहुत पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। आपको हमेशा इन चीजों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, चाहे वो बोरिंग है चाहे वो कुछ भी है, बेस यही है। आपको 2 मिनट के लिए चीजें, जो मैंने अपने बेस पे बहुत सारा काम किया है, तभी मैं इतना अप टू द मार्क जो है जो प्रिडिक्शन है वो मैं कर पाती हूँ। मेरी आज भी आदत है कि मैं सिग्निफिकेंसेस पे ही बहुत सारा काम करती रहती हूँ, कि मैं कोशिश करती हूँ एक नया सिग्निफिकेंस जो है उसका निकाला जाए उस प्लेनेट का। ठीक है, जब भी आप अपने किसी भी हाउस के बारे में जानना चाहते हो, किसी भी प्लेनेट के बारे में जानना चाहते हो, जब हम हाउसेस की बात करेंगे तो तब कुछ और बात होगी। अभी आज हमने प्लैनेट्स की जैसे बात की है, आप सभी आज का ये आपका होमवर्क रहेगा। तो आप लोग देख लेना कि आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जहां भी जिस राशि में बैठे हैं वो वहां पे वैसा काम क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनके नक्षत्र लॉर्ड उठाएंगे और उनकी आप पोजीशन चेक करिए कि वो क्या क्या हाउस जो है वो दिखा रहा है। ठीक है, तो आज इतना ही रहेगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जाग जाओ, जो जो सो रहे हैं नींद से उठ जाइए। मैम आवाज कट गई बीच में। अच्छा, आवाज कट गई। मैंने कहा कि आप लोग अपने अपने नक्षत्र प्लैनेट्स के नक्षत्रों को आज देखेंगे सबसे पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि वो नक्षत्र का प्लैनेट किस किस हाउस में बैठा हुआ है और वो क्या क्या रंग जो है वो दिखा रहा है आपकी जिंदगी में। ठीक है, जो 2 रूल मैंने आपको बताए हैं वो आपने आज ओके मैम। देखने हैं। ठीक है, तो पहले क्या देखेंगे, प्लैनेट देखेंगे, फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे यानी स्टार लॉर्ड देखेंगे, फिर उसका सब लॉर्ड देखेंगे उसके टेस्ट के लिए। देन आपको सारी की सारी जानकारी जो है उस प्लैनेट के रिगार्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, फिर कल से हमारी आगे सीरियस पढ़ाई जो है वो शुरू हो जाएगी। 2 रूल मैंने बता दिए हैं, बाकी रूल्स मैं कल से आप लोगों को कंटिन्यू क्लास में करवाऊंगी, जो लोग भी एनरोल हो चुके हैं। आप में से किसी ने भी करना है तो कर सकते हो। ये आपको स्टार्टिंग में जो है हो सकता है कि लगे कि ये कुछ भारी हो रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे रेड बुक है वैसे ही ये भी है। इसमें भी प्रिडिक्शन बहुत टू द पॉइंट होती है, टू द पॉइंट प्रिडिक्शन होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, हरीश जी बता दीजिए। मैम इसके कितने लेवल है? इसके 2 ही लेवल होंगे, फर्स्ट और सेकंड। मैं करवाने को एक लेवल में भी करवा देती, बट क्या होता है ना कि लगातार आपके लिए भी पढ़ना मुश्किल है, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले आप उसका लेवल 1 क्लियर कर लीजिए, चार्ट देखना सीख लीजिए, उसके बाद प्रॉमिस पे काम तो आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, मेरी जो ओके। कोशिश यही होती है सबसे पहले। हाँ जी, हरीश जी बताइए। एक तो मैम पेमेंट लिंक भेज दीजिएगा। कोई नहीं, वैसे मैं मैं लाल भेज देती किताब हूँ। सीखने के इच्छुक था कि कोई बात नहीं, लाल वो भी किताब ही सीख सीखूंगा लेना, मैं। वो भी सीख लेना, कोई और नहीं, अभी नेक्स्ट मंथ लाएंगे हम लोग, फिर सीख लेना। ये मतलब मेरे स्टूडेंट बहुत देर से वेट कर रहे थे, उनको बहुत वेट करानी पड़ी, 2 ढाई महीने हो गए, उनकी पेमेंट आई हुई है मेरे पास, और उनके लिए मेरे को लॉन्च करना पड़ा। तो अब ये है 7 डेज सीखो, फिर हम रेड बुक लाएंगे अगले महीने। वो तो मैं सीखूंगा सीखूंगा। जी, इसमें ज्योतिष का कारक कौन से ग्रह होते हैं? ज्योतिष का कारक ग्रह जो है, देखिए आपके जो 3 मेजर प्लैनेट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। 3 प्लैनेट्स है। सबसे पहले अपने सूर्य को देखिए। सूर्य को नैसर्गिक 5वें घर का लॉर्ड बताया गया, राइट? क्यों बताया गया? नैसर्गिक आत्मा का कारक बताया गया है। मैं बार बार अपनी क्लासेस में बोलती हूँ कि आप लोग चेक करिए, जहां आपका सूर्य है
क्या आप वहां पे बसे हुए हो कि नहीं, क्या आपकी आत्मा वहां है कि नहीं। जैसे आपका सूर्य चौथे घर में है, आत्मा कहाँ बैठी है? माँ की तरफ इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी की तरफ, घर की अपने घर तरफ। में, अपने घर में बैठी ना। घर से ज्यादा प्यारी चीज कोई आपको नहीं, मुझे नहीं लगता कोई है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब कि सूर्य आपको बताता है कि आपको इस जन्म में खुशी कहाँ मिलनी है। ठीक है। अगर किसी का सूर्य किसी भी प्रकार से आठवें घर से कनेक्ट हो जाए, चंद्रमा आपको मन की खुशी बताता है। किसी का चंद्रमा आठवें से कनेक्ट हो जाए तो वो खुशी कहाँ पे दिखा रहा है? आठवें घर की चीजों से दिखा रहा है। आप दुनिया का आठवें ना, घर से। जिनका चंद्रमा आठवें में है ना, वो लोग चेक कर लेना, या सूर्य आठवें में है, वो लोग चेक कर लेना, या आपका लगन लॉर्ड आठवें में चला गया या आठवें साइन में चला गया, आप लोग चेक कर लेना। इन लोगों को करोड़ों रुपए दे दो, चाहे इनके सामने ढेर लगा दो, इनके चेहरे पे ठीक। मुस्कान नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो प्लेनेट बैठा ही कहीं और है, आप दे कुछ और रहे हो। बंदे को भूख कुछ और लगी हुई है और आप दे कुछ और रहे हो। सूर्य, चंद्रमा और आपका लगन का लॉर्ड, ये तीनों प्लेनेट आपके मन की, आपकी आत्मा की और आपकी ओवरऑल प्यास को बताते हैं कि कहाँ से बुझेगी। ठीक है। ठीक। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो सूर्य, जैसे चंद्रमा क्वेश्चन आया और ना लगन का लॉर्ड। कि मैं ज्योतिष से पैसा कमा सकूंगा ज्योतिष सीख के, तो ज्योतिष हम से इसमें कौन पैसा कौन से कैसे ग्रह कमाए? देखेंगे? हाँ, ज्योतिष से पैसा कमाना है तो आप लोग, अभी आज मैं लाइव गई थी, आप लोग आए नहीं मुझे लगता उसमें। आज मैंने वेल्थ पे ही उसमें बात लिंक की नहीं थी था, उसमें। लिंक नहीं अच्छा था आया चलो वापस। कोई बात नहीं, अब मैं उसका डाल दूंगी उसमें। देखो सेकंड हाउस है ना आप लोगों का। अब आप लोग फर्स्ट, चलो आप लोग नहीं आए हो क्लास में, मैं बता देती हूँ। आप लोग लाइव में मैंने बड़ा अच्छा डिस्कस किया 1 घंटा। सेकंड हाउस की राशि को उठा लीजिए। ठीक है। तो और मेरी उस राशि बुध में है, जैसे आपका 9th हाउस में है। आपका क्या सेकंड, है सेकंड हाउस में? क्या है? मंगल की राशि है, मंगल की राशि है। वृश्चिक उस राशि है, तुला लग्न वृश्चिक, था ना मेरा। हाँ। तो और मंगल आपका, बैठा 9वें आप घर में। मंगल नहीं, ऐसे नहीं, हाँ मंगल 9वें घर में बैठा है ना। अब आपको क्या करना है, मंगल से 5 घर आगे जाना है। रेट्रो के है ओहो, मंगल, और रेट्रो के है मंगल। कोई बात नहीं, चलो रेट्रो को बाद में करवा लेंगे, कोई इशू नहीं। आप सिंपल जाओ कि ठीक है। जहां पे भी सेकंड का लॉर्ड बैठा हुआ है वहां से 5 घर आगे 1 गिनिए। 2 3 4 लगन हो गया। लगन क्या है? मैं खुद ही हूँ अपने। लगन में कौन है? शुक्र है। शुक्र की राशि है। तो शुक्र कहाँ गया? शुक्र केपी चार्ट में 5वें में आ गया वैसे, केतु के साथ। बस समझ में आ गई कहानी आपको। शुक्र और केतु 5वें घर को बता रहे हैं, मतलब सोल्यूशन देने पड़ेंगे लोगों को। ठीक, यहीं से पैसा आएगा मेरे पैसा यहीं से आएगा। पास। शुक्र केतु जो है सबको रिलेट टुकड़ों कर में पा रहा पैसा हूँ। देगा। अभी तक जो आपकी सैलरी थी वो खत्म, अब आपको टुकड़ों में पैसा मिलेगा, पर हम्म, मिलेगा जो। हम्म, सिंपल। और क्योंकि किसी ने कमाऊंगा पैसे का जरूर। पूछना है तो वैसे देखो, बुध केतु बन रहे 5वें में। हाँ जी, बिल्कुल। बुध केतु है तब भी नहीं। हम तो देखो, हम अगर चाहेंगे ना तो केपी से ज्यादा आंसर सटीक मिल रहा है। अगर आप सिंपल सिंपल बुध केतु को भी लेना चाहते हो उसको ले लो, कोई इशू नहीं है। शुक्र आपका कहाँ बैठ गया? छठे हर घर में, छठे घर में। उच्च का होके बैठ गया, उच्च का ओके। 12वें साइन में बैठ गया। हाँ जी। तो वो भी 8वें क्या घर का मालिक दिखाता ओके। है ना? 8वें घर का मालिक, लगन का 8वें घर का मालिक है। मालिक होके 12वें में बैठ गया। जितनी चैरिटी करोगे उतना इस फील्ड में आगे जाएंगे। ठीक है, दोनों काम शुरू करूँ, इनकी यस, सोल्यूशन देना सीख के, और लोगों यस। की उसमें से कुछ जिनकी हिस्सा मदद हो आपको, सकती है हाँ, उसमें चैरिटी के से लिए। कुछ बिल्कुल हिस्सा आपको चैरिटी में निकालना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल। आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सीख के मैं ऐसे करूंगा बिल्कुल। बिल्कुल। लिंक, थैंक यू। मैम लिंक भेज दीजिएगा हाँ पेमेंट मैं का ना। भेज दूँ, कोई नहीं। मैं
और ये अच्छा, क्लासेस कितने दिन रहेंगी हमारी? ये लगातार 7 डेज चलेंगे रहेंगी। part time? अभी अभी ये 7 डेज में आपको इतना पक्का कर दूंगी कि आप चुटकियों से देखना शुरू कर दोगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसमें। आपका मैं कुछ वीडियोस देखे तो मुझे अच्छा लगा, तो भी हाँ, मैं आपके साथ जुड़ा कि मैं कब नहीं नहीं, और कुछ थैंक यू सीखा तो थैंक मैंने यू। कई तरह से है, लेकिन जितना डिटेल में आज आपने बताया हम्म अभी तो कई सो स्मार्ट गए है, हैं बीच में, मुझे इनके पता है। कारक तत्व जो क्योंकि लोगों को ना असल में क्या है कि रूल रेगुलेशन पढ़ने पसंद नहीं है, मैंने देखा लोगों नहीं, को जो शॉर्ट। कारक तत्व जो आपने बताया ना, इतना कोई भी नहीं बताता है। जस्ट सिंपल अभी बताएगा, भी ना फर्स्ट लगेगा तो कारक माने तत्व, वाला बताएगा। अगर मैं आपको कारक तत्व लिखवाने शुरू कर दूं ना, मुझे लगता है 10 क्लासेस तो मेरी कारक तत्व में निकल जाएंगी। लेकिन फिर भी नहीं मैं तो आप लोगों इतना को भी बुक एडवाइस जरूर करूंगी। आप लोग वो बुक्स ठीक है। मंगवाइए, एक बुक, और वो उसमें इतने सारे कारक तत्व पूरी उम्र पढ़ते रहिए, खत्म नहीं होने। ठीक 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 है, तो वो बस एक ही बुक मैं सबको एडवाइस करती हूँ, मुझे और ज्यादा बुक्स का ना शौक है और ना ही मैं किसी को कहती हूँ। और मैम बुक से पढ़ भी नहीं होता, जितना अच्छे से आप समझा रहे हैं ना, वो सीधा बिल्कुल दिमाग में जा रहा है, बिल्कुल 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 क्लियर हो रहा है। तो अब बिल्कुल इसके आप वीडियो आएगा तो हम नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा बिल्कुल बिल्कुल। बुक्स। आप नोट से ज्यादा ना, जो मैं आपको अभी लाइव में समझा दूंगी, जो आपका बैठ गया, हो सकता है जितने भी लोग यहाँ पे हैं उनको लग रहा हो इस टाइम कि नहीं ये चीज समझ में नहीं आई, बट मैं आपको गारंटी देती हूँ वो छप गया आपके दिमाग में। आप जैसे ही दोबारा सुनोगे तो वैसे नोट्स ही बनाएंगे ना तो आपके, हमको ज्यादा अच्छा होगा। वैसे ही आपको याद बिल्कुल आ जाएगा, है ना। और किसी को बिल्कुल वेल्थ का बिल्कुल। पूछना है अपना तो बता दीजिए। अंकुश जी, क्या चक्कर है, आप सुस्त क्यों हो? नहीं नहीं, सुस्त नहीं हूँ। मैं सुबह चलो ऑफिस से आ रहा था, अभी थोड़ा लेट हो गया आज। चलो बताओ, सेकंड जी। हाउस में क्या है, जरा वेल्थ निकालें आपकी भी। मेरा धनु लगन है। ठीक है, 10 नंबर और कैप्रिकॉर्न। और वो बैठा है 7th हाउस में। मकर, शनि कहाँ बैठा है? 7th हाउस में। शनि तो वहां से 5 घर आगे 7th गिनिए। हाउस में। 11th हाउस में पड़ता है तुला लगन, ये तुला राशि। तुला राशि। और 7th शुक्र, राशि 7th। और शुक्र कहाँ है फिर? हाँ, 9वें घर में। 9वें घर में। तो 9वें घर में बैठ गया जी शुक्र आके, तो क्या बता रहा है वो भी एडवाइजरी बता रहा है। जी ठीक है, गुरु से जुड़े जी। हुए काम, लोगों को सलाह और दीजिए। गुरु की दृष्टि है, तीसरे घर से गुरु की दृष्टि बस है। बस बस बस, बस काम हो गया। और सूर्य बट के साथ है। बट बट आपको एक बात बता दूं कि 3rd हाउस में जी। गुरु की दृष्टि जरूर आ रही है, बट 3rd हाउस जो है वो गुरु के लिए मरण करण स्थान होता है। अच्छा। तो मैंने जो कैसे? अभी अभी जो मैंने वीडियो अभी परसों जो डाला है ज्योतिर्लिंग पे, वो देखिए। तो जी। गुरु 4th राशि में उच्च का होता है, 4th राशि में। जब आपका अच्छा। जुपिटर मरण करण स्थान 3rd में आ हम्म जाता है, तो क्यों? क्योंकि 9वें से उल्टा पड़ गया ना, तीसरा। हम्म तो कहाँ चला गया वो? अपनी पावर पूरी खो दी उसने। हम्म। अब आपको क्या करना चाहिए ज्योतिर्लिंग में, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी प्लेनेट जो ऐसे मरणकरण स्थान में चला गया, तो आपको वो प्लेनेट जहां पे उच्च का होता है जिस राशि में, उसका ज्योतिर्लिंग का जाप करना है आपको। जैसे वो कर्क में उच्च का हो जाता है, बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है ना, हम्म तो आपको हम्म। सोमनाथ टेम्पल के ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन करने चाहिए, या फिर उसका मंत्र करना चाहिए, जी। या उसकी फोटो हमेशा अपने सामने रखिए, तो अच्छा। आपको बहुत बल मिलेगा उससे। जी जी। ठीक है, ठीक। तो ये चीज है। ठीक है। चलो, ठीक है। ये, और किसी का कोई जी। क्वेश्चन तो नहीं है? चले थैंक यू। नहीं तो ओके। मैम एक मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। सामने तो आइए, पीछे से पर्दे से आती हूँ बात कर मैम। रहे हो। यस मैम। हाँ जी हाँ जी, बताइए। मैम मेरा सेकंड हाउस में केतु है। केतु को नहीं देखना, पहले आप 7 सेकंड के लॉर्ड को देखिए। 9 नंबर है, तो वो बैठा है लॉर्ड जाके 12th में, 5th में जुपिटर। 5th में, तो वहां से 5 घर आगे गिनिए। 1 2 3 4 5, 9th हाउस 4 नंबर है, वहां पे खाली है बिल्कुल। तो 4 नंबर है तो चंद्रमा को देखेंगे ना। चंद्रमा 11 नंबर में है। तो चंद्रमा 11 पे है, उस पे एस्पेक्ट है, किसी के साथ बैठा है वो।
मंगल और बुध के साथ बैठा है। मंगल और बुध के साथ। वास्तु करते हो आप? नहीं। अच्छा, सीखा आपने? हाँ सीखा था पीछे, बट नहीं करती नहीं हूँ प्लीज। अच्छा, क्यों नहीं करते? मैम अभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आया, अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मून और मार्स है ना, मून मार्स एंड बुध तीनों इकट्ठे हैं। इसीलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना। चंद्रमा के साथ मंगल बैठा हुआ है, तो मंगल की शक्ति भी कमजोर हो रही है और चंद्रमा भी, दोनों ही वीक हो रहे हैं। ओके। ठीक है, तो आप हाथ में ना रेड कलर का धागा बांधिए या कॉपर का कड़ा पहन लीजिए, राइट लेफ्ट किसी में भी पहन लीजिए। उसे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। आप देखिए फिर मुझे बताना कॉन्फिडेंस आया कि नहीं। ओके। वास्तु करिए, मैंने आपके आपके उसमें पैसा आएगा। वास्तु करिए, ठीक है। कोई मैम भी वास्तु से बेटर कोई है, भी मैं ये केपी देखिए, और वो करना चाह रही हूँ। हाँ तो करिए क्रांति मैम। का। देखिए मून बैठा है ना, वो साइकोलॉजिस्ट भी तो बनाता है बंदे को, दूसरों के मन की बात पढ़नी है आपको। आपको ओके। चंद्रमा क्या बताता है, दूसरों के मन की बात पढ़नी है। वहां पे मून मार्स और मरकरी है, तो मरकरी क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया ना। राइट। ठीक है, तो बोलकर आपको हमेशा काम करना है अपना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मंगल की वजह से सारी गड़बड़ हो रही है, कि मंगल को आप जो है वहां पे चंद्रमा की रेमेडी होगी और मंगल की, देन फिर आपकी गाड़ी चलेगी। ठीक है, वरना आपको जो पैसा देने के रिस्पॉन्सिबल प्लेनेट है ना, वो यही है, और कोई दुनिया में पैसा नहीं दे सकता आपको। यहाँ पैसा, मरकरी। जहां पे पैसे की बात आती है ना, वहां पे सेकंड का लॉर्ड जहां जाके बैठा है, वहां से 5 घर आगे चले जाइए, वहां से राशि और प्लेनेट चेक कर लीजिए, वही पैसा देंगे, और दुनिया में कोई ताकत नहीं किसी के पास पैसा देने की। ठीक है, सेकंड चीज, आप लोगों का वीनस, आप लोगों का वीनस चेक कर लीजिए। एक क्रक्स और दे रही हूँ, वीनस चेक कर लीजिए, वीनस के नेक्स्ट में कौन सी डिग्री है, या वीनस के पीछे में कौन सी डिग्री है। वीनस मान लीजिए 14 डिग्री का है, 15 का है किसी का, तो उसके आगे 16 डिग्री का, 18 डिग्री का कौन सा प्लेनेट है। ठीक है, या वीनस के पीछे 10, 12, 13 डिग्री के कौन से प्लेनेट है। आपकी जिंदगी में पैसा इन्हीं प्लैनेट्स ने खींच के लाना है, मैग्नेट की तरह। जिस दिन आपने पकड़ लिया तो पैसा ही पैसा है, अभी तक पकड़ा ही नहीं। अभी ठीक है, तक नहीं पकड़ा। अभी तक नहीं पकड़ा, अब पकड़िए। वो सिर्फ मून और मार्स की वजह से गड़बड़ हुई है। जहां पे भी चंद्रमा मंगल हो जाएगा, तो आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी बहुत ज्यादा, खून की कमी हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, वैसे लाल धागा तो मैंने बांध रखा है मैम हाथ में। कॉपर का कड़ा भी पहनिए, वाह। मेटल और भी जल्दी काम करती है। ठीक है मैम, कितने भी ग्राम का? कितने भी कितने भी ग्राम का? बस कॉपर होना चाहिए, कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो मैम। ठीक है, ठीक है, ओके। चलो। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, चले? हाँ जी मैम, बताइए वर्षा जी। मैंने भी पूछना है। वर्षा जी बताइए। सेकंड में मेरा कन्या राशि है, और आवाज कट गई आपकी, कन्या राशि की बात कर दी आपने। सेकंड में कन्या राशि है। आवाज नहीं आ रही मैम, अपना ना हेडफोन ठीक करिए। परमजीत मैम आप बताइए जब तक। हाँ मैम, आपने बोला कि जो 12th हाउस है वो निगेट कर देता है, और मेरा सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, तो दैट मीन्स के सेकंड हाउस के कारक कमजोर हो जाएंगे, निगेट करेगा, क्या होगा? कमजोर हो जाएंगे। तो कैसे, क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? किस वहां की राशि पकड़िए ना मैम। किस मामले में कमजोर होगा? उस प्लेनेट के कारक तत्व कमजोर हो जाएंगे ना। मान लीजिए कि क्या है आपके सेकंड का साइन, क्या है? मेष लगन की। मेष है ना, तो मेष 2 लगन। नंबर का है ना, टॉरस है ना सेकंड हाउस में आपके, वीनस एंड जुपिटर। वीनस। तो हाँ, वीनस, जुपिटर, आप कह रहे हो कि वीनस लगन में आके बैठ गया, राइट? हाँ जी।
तो फिर आप मेरे को बताओ ना, वीनस लगन में आकर बैठा है तो कहीं ना कहीं वेल्थ कमाने में जान लगी है कि नहीं लगी है? हाँ, काम तो किया मैंने बहुत। बहुत मेहनत की है मैम, हाँ जी। बहुत ज्यादा वाली मेहनत की है जिंदगी में, हाँ जी। तब जाकर ये चीज आपको काम मिली है। ठीक है, तो वो 7th लॉर्ड भी है। यस, 7th लॉर्ड भी है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुखों में कमी कर देता है या उससे दूर कर देगा, बहुत सारी चीजें हैं, कमी कर देगा, बस कमी है। मेन क्या है ना, खत्म नहीं होते कभी कारक तत्व। कभी मत सोचिए कि वो निगेट कर रहा है या नीच का हो गया तो उसके कारक नहीं, सिग्निफिकेंस तो मिलेंगे आपको, जो मर्जी कर लो आप। ठीक है, थैंक यू मैम। चलो ठीक है। आवाज आ गई? हाँ जी, अब बोलिए, फटाफट बोलिए। सेकेंड हाउस में कन्या राशि है और मरकरी वहीं पे है। मरकरी वहीं पे है, तो 5वां घर आपका छठा घर आ गया। वहां से 5 काउंट करेंगे तो छठा घर आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो छठे घर में कौन सी राशि हुई? 11। 10वीं। शनि और राहु को देखेंगे अब आप क्या करोगे जी? राहु 7वें घर में। हाँ जी। नहीं, आप सुनो सुनो, पहले सुनो, ऐसे मेरे को मत बताओ, ठीक है। आप सिर्फ ये देखोगे कि उसके जो लॉर्ड है शनि और राहु, वो जहां भी बैठे हैं वहीं से पैसा आएगा। जी जी जी। बस शनि मेरा 9वें घर में बैठा है। जहां भी बैठा है अब आप देख लेना मैम, ठीक है, चेक कर लेना, वहीं से पैसा आएगा, वहीं पे कोशिश करिए, पैसा वहीं पे है, ठीक है। दूसरा आपको वीनस देख लेना है कि वीनस के आगे पीछे कौन से प्लेनेट है, डिग्री के हिसाब से वो आपको पैसा दे देंगे, ठीक है। चलो ठीक है जी, कल करते हैं फिर। जिन्होंने भी ज्वाइन करना है वो प्लीज कल दोपहर तक मुझे पेमेंट कर देना, और बाकी तो जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनका तो कल रहेगा ही क्लास, ठीक है। 8:30 से 10:30 ही रखेंगे, ज्यादा लेट नहीं रखेंगे, ताकि आप लोग भी आराम से फ्री हो जाओ और मैं भी फ्री हो जाऊं, राइट। मैम मैं इसमें ज्वाइन करूं दोबारा कर के? लीजिए कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए मैम, थैंक कोई यू बात मैम, नहीं, कोई बात थैंक यू, क्योंकि ओके मेरा तो जी, बहुत खराब। नहीं नहीं थैंक कोई यू, दिक्कत नहीं मैम, यू हम वेरी लोग, मच, मुझे तो आई करवाना रियली ही है। अप्रिशिएट, ओके, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हो गया ऑलमोस्ट सभी का। मैम वीडियो मिलेगा ना इनका? हाँ जी, वीडियो तो मिलेगा। मैं सर ये वीडियो मेरे को अपलोड करना है सिर्फ एक यूट्यूब पे, और कोई भी नहीं होगा। बाकी क्लासेस जो है वो आप लोगों के पास सेफ रहेंगी। आप सभी लोगों ने नहीं, जिन्होंने वो भी तो हम जो मुझे, क्लास ज्वाइन करेंगे तो, जो हम हाँ ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी आएगा। तो आप जो है जिन्होंने भी मुझे पे कर दिया है और जिन्होंने भी पे करना है, वो लोग टेलीग्राम पे जाके मुझे हाई करेंगे, उनका ग्रुप टेलीग्राम पे बनेगा, रिकॉर्डिंग वहीं पे क्लासेस की आएंगी, व्हाट्सएप पे नहीं आएंगी, ना ही मैं अनलिस्ट करके दे रही हूँ, आपको टेलीग्राम पे ही मिलनी है, ठीक है। तो आई होप सो आप सभी के पास टेलीग्राम होगा, जिन्होंने पे कर दिया वहां मैम मुझे टेलीग्राम हाई, का लिंक कहाँ से आएगा फिर? वो आप हाई तो करिए, मैं अपने आप लिंक भेज दूंगी, आप टेंशन नहीं लिंक कैसे मिलेगा मैम? ओहो, टेलीग्राम पे हो नहीं, सर जैसे आप, मैंने हरीश आपको जी? भी भेजा कि पेमेंट डिटेल्स के लिए भेजा आपको नाम पे। हाँ जी, आप हाँ टेलीग्राम पे हो जी, कि हाँ नहीं जी, हो? हाँ आप जी, हम टेलीग्राम पे हो ना, टेलीग्राम पे बस तो आप लोगों ने मुझे हाई करनी है वहां पे, नमस्ते लिख के भेजनी है, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए ठीक ठीक है, है, कल आपके नंबर मिलते पे हैं ना। 3737 ओके, पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक मैम, है। ओके जी, थैंक यू वेरी ठीक है मच। मैम, ओके मैम, आई होप सो चलिए, समझ आया होगा आप लोगों को, कल मिलते हैं, थैंक है यू ना। मैम, हाँ ओके जी, बिल्कुल। थैंक यू।